दीदी को कल बड़ा मन था हम लोग कौन से वाले जगह पे हैं, आज दीदी को पता चल गया शायद। पंचकोटि के मानव में कहाँ पर है? सबको नमस्ते। कल हमारा गोष्ठी बहुत अच्छा हुआ। हमारे गोष्ठी में आलोक भैया और सोनू भैया ने बहुत कुछ क्लियर किया है और हमारे हरीश भैया ने भी बहुत कुछ क्लियर किया है और कुछ क्वेश्चन निकला है, 1-2 क्वेश्चन, और सबकी जिज्ञासा है कि हम इसके बारे में कुछ जानें और अपने लाइफ को ऐसा जिए। ऐसा मतलब हमारे ग्रुप मेंबर में सबको ऐसा लग रहा है कि हम इसको जानें और मैं भी जानना चाहती हूँ। और 1-2 क्वेश्चन हम लोगों को में समझ नहीं आया, जो क्लियर नहीं हुआ है। हरीश भैया का क्वेश्चन था कि व्यापक से जो ऊर्जा मिलती है हमको, वो हम कैसे पहचानें, उस ऊर्जा को हम कैसे देखें, कैसे जानेंगे कि उसमें से ही ऊर्जा निकल रही है। और एक क्वेश्चन है पारदर्शी और परगामी को थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। थैंक यू। बढ़िया। तो हाँ, ऐसी वाली एक लाल पेन देखिएगा कहीं पे होगी। अच्छा इधर है, बढ़िया, ठीक है। तो ये प्रश्न लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इधर पे लिख लेते हैं। तब तक के और कौन आ रहे हैं? इधर वाले ग्रुप से भी सेकंड लाइन से लेके पीछे वाली लाइन तक, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन में से किसी एक को आना ही है ना जी। आइए। नमस्ते सभी को। मैं ग्रुप नंबर 5 से हूँ और कोई और शेयरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बात करने लग जाए। हमारे ही भाई बहन हैं तो प्रयास करेंगे कि हम उनको सुन पाएँ, अपने भाई बहनों को उनकी शेयरिंग को सुन पाएँ कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह के उनके भाव बन रहे हैं। ठीक है। तो मेरा नाम आशीष है और ग्रुप नंबर 5 से हूँ। कल की शेयरिंग में अभी तक की सबसे अच्छी शेयरिंग मुझे कल की ही लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे भी प्रश्न थे, दीदी के भी थे। तो सबसे अच्छा क्लियरिटी आई है कल के चर्चा में कि एक प्रस्ताव था कल की, संपूर्ण अस्तित्व समझना मानव की अनिवार्यता है। तो अभी इसका कारण भी जानना सही है कि भाई क्यों है ऐसा। तो मनुष्य पूर्णता की चाहत है, मनुष्य में पूर्णता की चाहत है। तो पूर्णता की चाहत क्यों है? क्योंकि मनुष्य व्यापक में संपृक्त है और व्यापक पूर्ण है, तो इसीलिए मनुष्य को पूर्णता की चाहत है। अब वह इस पूर्णता की चाहत को पूरा कैसे करेगा? तो इसके लिए वो करेगा कि हाँ, तो इसमें कहा गया है कि अस्तित्व को समझना है। तो अस्तित्व को क्यों समझना है? अस्तित्व को इसलिए समझना है क्योंकि अस्तित्व को क्यों समझना है? अस्तित्व को इसलिए समझना है क्योंकि इससे हमारी पात्रता बढ़ेगी, और पात्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? पात्रता यानी समझ बढ़ेगी। और समझ को ही क्यों बढ़ाना है? समझ को इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जो जीवन है, जीवन व्यापक के होने मात्र से जीवन को चेतना मिलती है, और चेतना उसकी पात्रता अनुसार मिलती है। तो हमें अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। और हमें चेतना कैसी चाहिए? चेतना यानी ज्ञान। हमें ज्ञान कैसा चाहिए? हमें ज्ञान भी पूर्ण चाहिए। तो पूर्ण ज्ञान के लिए हमारी पात्रता भी पूर्ण, मतलब पात्रता भी उतनी होनी चाहिए कि हम उस पूर्ण ज्ञान को पा सके। तो इसीलिए हमें अस्तित्व का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। अभी ये अनिवार्य क्यों है? तो ये अनिवार्य, जैसे कि कोई कहता है कि भाई मुझे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उससे पहले ही मैं मर गया हूँ, तो फिर क्या? तो मर गया है उसका मतलब समझना है कि वो मनुष्य मरा है कि उसका शरीर मरा है। यदि हम ऐसा कहें कि भाई, मैं ऐसा कहूँ कि भाई मैं मर गया हूँ, मुझे अस्तित्व का संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है,
तो अब क्या है, ये अनिवार्यता तो नहीं रही मेरे लिए, लेकिन यह अनिवार्य है क्योंकि आपका शरीर मरा है, जीवन नहीं, और जीवन की अभी तक भी यही चाह है, पूर्णता की चाह है, तो वह अगली शरीर यात्रा में इस पूर्णता को पूरा करने का की भी उसकी चाह बनी रहेगी। और जब तक वह इस पूर्णता की चाहत को पूरा नहीं कर देता तब तक वह अगली शरीर यात्रा में, उसका जीवन अगली शरीर यात्रा में इसी क्रम में बढ़ता रहेगा और पूर्ण को पाएगा। जब तक कि वह पूर्ण को नहीं पाता तब तक वह इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि यदि कोई मनुष्य पूर्ण प्राप्ति कर लेता है, पूर्णता का ज्ञान उसे हो जाता है, तो क्या उसका जीवन फिर से शरीर यात्रा करेगा? और करेगा तो फिर उसका पर्पज क्या होगा? और नहीं करेगा तो उसका जीवन अमर है तो क्या होगा? मतलब कि वो तो अमर है, अब उसका वो मर गया, उसके बाद पूर्णता के बाद वो अगर उसका शरीर खत्म हो गया लेकिन उसका जीवन तो रहेगा, तो फिर उसका क्या होगा? यही क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और था कि एक क्वेश्चन था कि अस्तित्व आदि और अंत से रहित है, तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि यदि किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं हुई है तो ये सुनने में मिलता है कि वो शुरू ही नहीं हुआ तो उसका अंत भी नहीं होगा, लेकिन जब कोई चीज़ शुरू ही नहीं हुई है तो वो अस्तित्व में कैसे है? जैसे कि मेरे हाथ में चाय है और मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि चाय बनी ही नहीं है, तो फिर मेरे हाथ में कैसे है? तो यही चीज़ समझ में नहीं आई है। हाँ, बनी ही नहीं, आदि अंत से रहित और नित्य है, तो नित्य है यानी है, और आदि अंत से रहित है। उदाहरण दिए कि भाई जैसे कि मेरे हाथ में चाय है और चाय बनना शुरू ही नहीं हुआ है और मेरे हाथ में पहले से ही है, यानी कि कैसे है कि कोई चीज़ शुरू ही नहीं हुई तो अस्तित्व में कैसे है? तो है कैसे? और दीदी का एक क्वेश्चन था कि मीमांसा का अर्थ क्या है? विभा दीदी, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया समझे आप। और शिविर के चौथे दिन में आपकी ऐसी यदि शेयरिंग आ रही है, पहला शिविर है ना आपका, चौथे दिन में इस तरह का आप शेयरिंग कर रहे हो और ये जो इतनी गूढ़ बात को जो आप पकड़े हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और बहुत अच्छा आप लोगों की चर्चा हुई ही होगी ग्रुप की, तभी इस तरह की बातें ये सब आ रही हैं, है ना? तो ठीक है, आदि अंत से है तो क्या बोले थे, शुरू कैसे, है ना? ठीक है, बढ़िया। और कौन से ग्रुप? इधर पीछे दीदी लोग कौन आएंगे? दीदी जितना भी जो भी समझ आया गोष्ठी में क्या हुआ, कौन आ रहे हैं? आ जाइए। अच्छा, भैया का जो प्रश्न था, आप लोग बोल रहे थे कि जब आशीष भैया रख रहे थे तो विद्याभूषण भैया ने भी पूछा कि फिर क्या पुनर्जन्म होता है क्या, और यदि किसी स्तर तक हम समझदार हो गए इस शरीर यात्रा में, तो यदि फिर शरीर खत्म हो गया तो क्या वो समझदारी कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होगा? जस्ट उस प्रश्न को सबके सामने ठीक है। उसके बाद दीदी लोग आप लोग को आना है किसी को, ठीक है? मेरा प्रश्न है, शायद आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा इससे जरूर उत्पन्न होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। लेट्स से कि मैं एक मानव हूँ और मानव रूपी जो शरीर में जीवन है अटैच है, और जब हमारा भी कभी कभी अंत होगा, शरीर का अंत होगा, जीवन परमाणु जो जैसा हम लोगों ने अभी बाबा जी के द्वारा समझे थे, तो जीवन परमाणु अस्तित्व में ही कहीं ना कहीं होगा। फिर
फिर पुनर्जन्म होगा, क्योंकि समझदारी हमारे और ज़िंदगी में जब भी हमने कुछ पढ़ा है, जैसे अभी हम लोग कुछ समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, पूर्ण समझदार तो अभी नहीं हुए हैं या होंगे भी, इस बात का निश्चय भी नहीं है कि पूर्ण समझदार हो पाएंगे इस ज़िंदगी में कि नहीं। लेकिन जितनी भी समझदारी हमने गेन किया है, क्योंकि अभी तक हमने ये भी देखा है कि हर जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी गुणों में तो वृद्धि हो ही रहा है हमारे में। पहले हम कुछ और थे, अब कुछ और हो गए हैं, हो सकता है 2-4 साल बाद और इससे बेहतर इंसान बनेंगे। तो जो गुण हमने कैरी कर लिया, जो कैपेसिटी बढ़ा ली अपनी, क्या वो कैपेसिटी अगले पुनर्जन्म में भी आएगा या फिर से हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से इस जन्म में हमने स्टार्ट की थी? मेरा प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत अच्छी जिज्ञासा भी है जो आप लोग रख रहे हैं, खूब बढ़िया। और इतनी बात तो हमको पता होनी ही चाहिए, तभी हम इस यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं। बढ़िया, तो अपन इसको करेंगे, ठीक है। और दीदी लोग तय हो गया कौन आ रहे हैं? आ जाइए। हाँ, भैया बोल रहे हैं आप लोगों में से कोई आएंगे। भैया, भैया ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होता, माइक में आ जाएगी आवाज़, कुछ नहीं होता। सभी को नमस्ते, मैं ग्रुप नंबर 3 से हूँ। हम लोगों को समझ में तो आता है लेकिन अपने आप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं और ऊपर से कम शिक्षित है, इसीलिए आप लोगों के समानता में नहीं है। और मानव दर्शन में ज्ञान जो बताए हैं, भ्रमित मानव और जागृत मानव। भ्रमित मानव में मानव जो है कि कुछ बात को लेकर भ्रम में जीवन यापन करते हैं, और जागृत मानव में मानव शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके स्वयं में जागृत होता है। और उसमें 5 मानव बताए हैं, पशु मानव और राक्षस मानव, मानव अध्ययन, देव मानव, दिव्य मानव। बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो देखो, एक मिनट रुको दीदी, रुको 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 रुको। देखो दीदी क्या बोली, मैं व्यक्त नहीं हो पाती हूँ बोली, और फिर क्या बोली, मैं कॉपी खोल के बोल लूँ क्या? कॉपी खोली, देखी कि नहीं देखी बताओ? आप नहीं देखे हो, आप बस एक बार ऐसे किए हो, पूरा बिना देखे बोले हो, तो आप व्यक्त हो सकते हो और हुए हो। कितना सुंदर, सब बता दिया आप तो, है ना? खूब बढ़िया, है ना? और देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, पहले दिन, आप दूसरे दिन आए, पहले दिन नहीं थे ना? हाँ, पहले दिन नहीं थे, इसीलिए पहले दिन हम लोग क्या बोले थे, परिचय शिविर कौन कौन कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष पढ़ाई लिखाई करके आए हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अमीर गरीब, उम्र में बोले कि जो भी बच्चा समझने लायक हो गया, जैसे 10वीं का बच्चा है ना, वहाँ से लेके 80-90 साल तक के बुजुर्ग हैं, एक ही क्लास में एक साथ समझ सकते हैं। उसमें आखिरी लाइन ये थी, हम मानव के रूप में जन्म ले लिए हैं, हम मानव हैं, इतना ही पर्याप्त है इसको समझने के लिए, है ना? तो अपने मन में ऐसा कोई गांठ मत रखो, है ना? खूब बढ़िया कियो, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी को नमस्ते, मैं समझी हूँ। नाम बता दो दीदी पहले, नाम बता दीजिए। नाम भागेश्वरी जांगड़े। मैं समझी हूँ सह अस्तित्व में डूबा घिरा मानव, यानी कि मैं जीवन शरीर का संयुक्त रूप मानव। क्या बात है, बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ, इधर भैया लोग का तय हो गया ना? ऑन नहीं है तो आप आइएगा भैया, ऋतुराज भैया के बगल में। हाँ ठीक है दीदी। हाँ हाँ, तो ऋतुराज भैया आएंगे और वो भैया तो गले का बहाना बोल रहे हैं। तय कर लो, नहीं तो तीनों को आना रहेगा, है ना? तय नहीं कर पा रहे हैं तो तीनों को बुलाते हैं। दीदी मेरी दो तीन जिज्ञासाएं हैं जी। एक तो वेदांत का ब्रह्म
हाँ और मध्यस्थ दर्शन का ब्रह्म, दोनों हाँ। एक है कि अलग अलग हैं? हाँ दूसरा है पाप पूर्ण होता है क्या? बिल्कुल। और तीसरा है जो खाली है, शून्य है, हाँ शून्य ही एनर्जी है कि शून्य में एनर्जी है? अच्छा, वेदांत का और जेवी का ब्रह्म सेम है क्या? जी। दूसरा, पाप और पूर्ण होते हैं क्या? पाप पुण्य है कि नहीं है? हाँ। तीसरा, शून्य में एनर्जी है कि एनर्जी ही शून्य है? शून्य में ऊर्जा है जी या ऊर्जा ही शून्य है, जी। एनर्जी ही शून्य है? जी जी। ठीक है, बढ़िया भैया, ठीक है, बढ़िया, शानदार। आ जाइए तीनों भैया लोग। तीनों इतने अच्छे से बैठे रहते हो, नाम बताइएगा। और मेरा नाम ऋतुराज है, मैं भ्रमित मानव के बारे में बोलना चाहता हूँ। भ्रमित मानव अस्तित्व में आजकल जितने भी पूरे मतलब अस्तित्व में मानव हैं वो भ्रमित में जी रहे हैं। कैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, कोई भी बिल्ली अगर रास्ते में चलती रहेगी मतलब जाती रहेगी, ठीक है, और हम लोग जाते रहेंगे उसके पीछे में या उसके आगे में, तो बिल्ली जो है अचानक से रास्ता पार कर देती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारा रास्ता काट कर गई है तो कुछ ना कुछ अनहोनी होगा या फिर आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन हम लोग को नहीं पता होता है कि वो किसके पास जा रही है, हो सकता है उसका बच्चा हो वहाँ या फिर कुछ खाने के लिए होगा। तो ये हमको समझ की ज़रूरत है इसमें। बढ़िया। अभी तक हम लोगों ने भौतिक और रासायनिकवाद के नाम बारे में बताइए। दीपांशु साहू। अभी तक हमने स्कूलों में भौतिक और रासायनिकवाद के बारे में पढ़ा था। यहाँ आने के बाद हमने जीवन क्रिया के बारे में जाना, ये हमारी उपलब्धियाँ रही। और मेरा एक क्वेश्चन था वो एटॉमिक वाला कि उससे आत्मा को कैसे कनेक्ट किया जा रहा था। बस एटॉमिक वाला नहीं था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला, उससे एटम्स वाला, उससे आत्मा को कैसे कनेक्ट किया जा रहा था वो समझ नहीं आया था। वो जो सर्कल सर्कल जी। बनाए थे उसको, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हेलो, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, मैं ग्रुप नंबर 4 का हूँ। वैसे तो सब लोगों ने अपनी उपलब्धियाँ बता दी है, मैं उसको रिपीट करके कोई मतलब नहीं बनेगा। हमने भी कल वही समझा, वही सीखा। क्वेश्चन जो मेरा था वो भी भैया ने बोल दिया कि जब वो क्रिया शून्य है तो उससे ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है, वो मेरा जिज्ञासा था, वो भी भैया ने पूछ दिया। तो अब टाइम वेस्ट करे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अब सुनिए एक मिनट। उपलब्धि के रूप में ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? 4 दिन हो गया, कल तो थोड़ा सा आपको कमरे में बंद करके आ गए थे बाकी टाइम तो आप थे। ये दवाई खाए थे, नींद आ गई इनको, तो उनको ध्यान नहीं रहा, बाहर से बंद करके आ गए थे तो आपकी उपलब्धियाँ, आपकी पर्सनल उपलब्धियाँ बताइए कैसा? मेरी उपलब्धियाँ ये थी कि सबसे पहले तो जो मेरा अपेक्षा था कि मेरे अंदर में जो लो कॉन्फिडेंस है उसको मेरे को अपना बढ़ाना था, उसमें मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सुधार महसूस हुआ। और दूसरा, गोष्ठी में मेरे को ये एक अच्छा चीज़ लगा कि यहाँ पे मैं उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ लोगों से, हो सकता है, लेकिन गोष्ठी में जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे जो टॉपिक मेरे, जैसे कल मैं क्लास मिस कर दिया था, मैं आपसे भले पूछा था बट फिर भी क्योंकि मैं क्लास मिस कर दिया था, 1.5 घंटे क्लास था, वो 5 मिनट में समझ में तो आना नहीं था। बाद में फिर जब हम लोग गोष्ठी में बैठे तो फिर वो गोष्ठी में दीदी भैया सब ने मिल के मेरे को क्लियर किया। तो मेरी उपलब्धियाँ यही रही हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक। बढ़िया, यही तो है उपलब्धि, बताने लायक नहीं है बोल के आप सब बता दिए। कितनी बड़ी बात है। देखिए 3 दिन में बोल रहे हैं मेरा कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ गया है। इनकी अपेक्षा में इन्होंने ये बात रखी थी और फिर अभी चौथे दिन 4 दिन बीतने के बाद ये बात बोल रहे हैं, तो बढ़िया है भैया, यही तो है उपलब्धियाँ। और ये जो हम एक दूसरे का सहयोग देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। और ये जो आप लोगों का पूरा ग्रुप बना है, पूरे लोग जो आप भाई बहन बच्चे जितने आप लोग हैं ना, ये याद रह जाता है हमारे साथ। जो भले ही हम केवल 7 दिन 8 दिन साथ में होते हैं, लेकिन ये एक लाइफ टाइम, एक यदि हम इस यात्रा में बने रहे ना तो एक सुंदर संबंध बन जाता है। जैसे कि हमने 2018 में पहला शिविर 7 डेज़ का किया था, इसी हॉल में हम बैठते थे। पहले शिविर में हम पहली बार तब छोटी आए थे, जबकि हम तब रायपुर के रहने वाले थे, इतने पास में छोटी, इसी कॉलम के पास में, यहीं पे हम बैठे रहते थे दोनों।
और खूब प्रश्न पूछते थे, खूब ज़्यादा। सोम भैया ने एक माइक हमको पकड़ा दिया था कि उन लोग के पास एक माइक छोड़ दो, ये लोग पूरे टाइम बोलते रहते हैं। और वो लोग भी, हमारे भाई बहन आके हमको शुरू में जो माइक देते हैं ना, कुछ लोग जिम्मेदारी ले लेते थे माइक वाली, एक माइक ला के हमको दे देते थे कि ये लोग तो अभी शुरू हो जाएंगे करके, तो हम छोड़ते नहीं थे सोम भैया को। तो उस टाइम पे और भी लोग थे, ऐसा नहीं हम ही पूछते थे। उस टाइम के जो हमारे जो साथ के सहपाठी जो मिलते हैं अभी भी, देख के एक अंदर से एक आत्मीयता आती है। जैसे हमारे स्कूल फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, उनसे एक अलग तरह की आत्मीयता, लेकिन ये वाली जो एक आत्मीयता है कि हम कोई ऐसी पूर्ण समझ को समझने की हम यात्रा में शुरुआत किए, साथ में रहे, एक दूसरे का जो सहयोग मिला। अभी ध्यान नहीं जाता कि हमको, बहुत बार नहीं जाता कि इनसे मेरे को क्या मिला, वो भैया से, वो दीदी से, ये भाई बेटा से, बिटिया से क्या सहयोग मिला। अभी कई बार हो सकता है ध्यान ना जाए, लेकिन वो सहयोग सबसे कुछ ना कुछ हमको मिलता ही रहता है, इसलिए वो एक आत्मीयता बनी रहती है। और फिर जब किसी को देखो कि ये इस चीज़ में, इस समझ की यात्रा में कोई बहुत आगे बढ़ गया, हमारे साथ का ये जो प्रयास करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो रह गया है कि अरे मेरे को तो सब समझ में आ गया, वो ठीक है, वहीं के वहीं रह जाएगा। तो जो लोग आगे बढ़ गए अपनी जिज्ञासा, जैसे इतनी सारी जिज्ञासा आप लोग और लेके आए, देखिए पहले दिन कोई ज़्यादा जिज्ञासा नहीं थी, आज इतना सारा जिज्ञासा हो गया है ना। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा एक लेवल की कम भी हो जाएगी जिज्ञासा, फिर और अलग टाइप की जिज्ञासा बनेंगी। तो ये ऐसा क्रम चलता रहता है। तो कोई यदि हम इस क्रम में बहुत आगे बढ़ गया है, कुछ अच्छा करने लग गया है, तो उससे जलन नहीं होती, फिर एक ऐसी आत्मीयता बनती है कि लगता है अरे वाह कितना बढ़िया कर रहे हैं, कितना सुंदर है, और एकदम दिल से भाव आता है उनके लिए, एक अच्छा भाव आता है। इसी को बोलते हैं गौरव। पढ़ेंगे हम लोग कल, शायद कल या परसों, गौरव मूल्य। तो यही गौरव है कि उनकी सफलता को देख के अभी हमको जलन होती है। अपने बेस्ट फ्रेंड भी यदि ना टॉप कर गया, 3 इडियट्स सब देखे ही होंगे, है ना डायलॉग। तो वो कहीं ना कहीं छोटा भाव आता है, लेकिन यहाँ की यात्रा में ना तो बस प्रेरणा ही बनती है और बहुत शुभकामना ही आती है। ये बहुत सुंदर यात्रा है। तो देखिए भैया का सहयोग किया, साथ में गोष्ठी वाले भैया दीदी लोगों ने, ये बहुत सुंदर बात है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कल का कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये प्रश्न को तुम ले लेना, है ना, फिर उसके बाद अपन आगे का चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार गोष्ठी के प्रश्न जब चलते रहते हैं ना, जो जिज्ञासाओं का उत्तर चलता रहता है, तो कई बार कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि अरे हमारा आगे का क्यों नहीं बता रहे हैं, टाइम ख़राब हो रहा है, जल्दी बता दीजिए। इस टाइप का कई लोगों को हो सकता है आ जाए भाव, अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं, है ना। तो ये भी कंटेंट ही है हमारा, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अच्छा, ये ऊर्जा है, ठीक है। तो कल का ये चालू है क्या? नहीं है चालू, क्योंकि मेरे को भी सोचना पड़ेगा कल क्या क्या था, मैं अपने वो से देख लेती हूँ। तो शुरुआत तो अपन एक ही लाइन से जो रोज करते हैं, कौन सी लाइन से शुरू करते हैं, किसी को ध्यान है? हाँ एकदम, है ना। शुरुआत तो यही है, हर मानव का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए है। ये लाइन को कभी नहीं भूलना है, इस अपने लिए तो नहीं भूलना है, दूसरे के लिए भी, कि मेरे साथ जो भी बैठा है, जो भी कुछ कर रहा है, मेरा हर संबंधी, मेरे साथ वाला, वो भी सुखी होना चाहता है। वो मेरे को दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। ये जब भाव रहेगा, हम अपने आप बहुत कुछ आराम में आ जाते हैं, लेकिन एकदम से आदर्शवादी नहीं बन जाना है ना। तो समझना है, अपन कल से शुरू करेंगे भी, हो सका तो आज से ही, मानवीयतापूर्ण आचरण। तो उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे हम निर्वाह करें संबंधों में। तो मानव का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए है। फिर ये चार्ट, इसी चार्ट में मैं सोच ही रही थी, वैसी चार्ट आ गया। तो इस चार्ट में फिर हमने देखा समस्त, वो कहाँ गया पॉइंटर, तो मानव का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए है, लेकिन मानव सुखी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा आचरण है वो निश्चित नहीं है, हमें आचरण का पता ही नहीं है, लक्ष्य का पता ही नहीं है, समझ क्या है वो पता ही नहीं है। इसलिए हमने बात की ये समझ वाली जगह पे काम करने की। इसी को बोले ज्ञान, 3 ज्ञान।
फिर आगे जब हम जाएंगे तो एक कार्यकलाप वाला भाग भी मानवीयतापूर्ण आचरण में थोड़ा सा आएगा, वहाँ पे भी हम गड़बड़ करते ही हैं, लेकिन जो पहली गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है, वो समझ वाली जगह पे है। तो इसलिए हम ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान को समझ रहे हैं। अच्छा, अस्तित्व दर्शन ज्ञान को समझने में एक और चीज़ ध्यान जाती है। अभी बहुत सी चीज़ें हमको रहस्य जैसी लगती हैं, बहुत से लोगों को, मतलब मैं पर्सनली बोलूँ और मैं कई लोगों से जिनसे बातचीत, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण बोला था ना, तो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, निरीक्षण परीक्षण तो बहुत अच्छे से किया ही है। बहुत से लोगों को कई जगह पे शंका होती है, जैसे कोई बोल सकते हैं ईश्वर है कि नहीं है, देवी देवता क्या है, या आत्मा जैसी चीज़ क्या है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, यदि होता है तो फिर क्या वो समझदारी रहती है कि नहीं रहती है। इस तरह के बहुत सारे रहस्य रहते हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पाते। तो इसके लिए भी ये जो अस्तित्व दर्शन हमने समझा, इससे काफ़ी सहयोग मिलता है। परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है ना, ये इस तरह के विज्ञान वाले बहुत सारे रहस्य, ये ऊर्जा कहाँ से आई, ये ऊर्जा ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, ऐसे रहस्य जो हैं, बहुत सारे रहस्य का भी विलय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अस्तित्व दर्शन से, और हमारे में बहुत क्लैरिटी बनती है। जीवन ज्ञान जो हमने कल शुरू किया, जीवन ज्ञान से हमको जो एक बड़ा ध्यान जो जाता है, अस्तित्व दर्शन से बहुत सारे रहस्य खत्म हुए। मानव कोई भी रहस्य में नहीं रहना चाहता, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, है ना, रहस्य में किसी को पसंद नहीं है। तो अस्तित्व दर्शन से हमारे सारे रहस्य खत्म होते हैं। जीवन ज्ञान से क्या होता है, हमारा भ्रम खत्म होता है। हम भ्रमित मानव इतना तो अब तक सब स्वीकार कर लिए ना, हुआ है कि नहीं हुआ है कि अभी बचा है ना, भ्रम में है ना। तो जो भ्रमित मानव है, उसमें जो भ्रम है, मूल जो भ्रम है, वो भ्रम क्या है, नागराज जी कह रहे हैं, भ्रम जो है, मैं शरीर हूँ, मुख्य रूप से खासकर भौतिकवाद में मैं शरीर हूँ माने तो जीवन की तरफ ध्यान नहीं गया। कई जगह पे जहाँ पे जीवन पे ध्यान गया, वहाँ पे शरीर को कुछ है ही नहीं मान लिया, शरीर की कोई मतलब शरीर को बहुत छोटी चीज़ मान ली है। जबकि नागराज जी कह रहे हैं दोनों का अपना अपना प्रयोजन है, दोनों ही आवश्यक है, उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो दोनों जरूरी चीज़ है, दोनों का अपना रोल है, तभी तो है वो अस्तित्व में जो भी है उसकी उपयोगिता है। हमने पढ़ा था, बात की थी इस बारे में। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, मैं शरीर हूँ, ठीक है। तो जीवन ज्ञान से हमको समझ में आता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ। ये समझ में आता है, जीवन की अमरता का समझ में आता है। तो मैं मानव के रूप में हूँ, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ और अमर हूँ। जीवन अमर है, शरीर नश्वर है। नश्वर है का और अच्छे से जब ध्यान जाता है तो जो भोग की मानसिकता है उस पे हमारा नियंत्रण होता है। ख़त्म नहीं करना है कि खाना पीना बंद कर दिए, है ना। तो इसको हम नियंत्रित करते हैं कि कितना खाना है, कितना भोगना है ना। जो भोगने वाली चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, या जो भी भोग की चीज़ें हैं जो हम 5 इंद्रियों से करते हैं, वो कितना करना है ये ध्यान जाता है। इसी को ही पोषते नहीं रहना है, इसको पोषना है, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान जाता है जीवन ज्ञान से। तो इसलिए हम ये 2 चीज़ें कर रहे हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को फिर हम देखेंगे ही आगे। तो अभी के लिए यहीं पे आते हैं। एक हमने जो ये वाला डायग्राम कल देखा था, एक पहले इसमें आते हैं, जो चार्ट था ये वाला, है ना। इसमें प्रकृति के बारे में हमने देखा कल कि प्रकृति में कितनी सच्चाइयाँ हैं, कितनी, 2, है ना। सॉरी, अस्तित्व में मैं बोली गलत रही, इसलिए शायद जवाब भी नहीं आ रहा है। वहाँ प्रकृति लिखा देख ली ना, इसलिए ध्यान में अस्तित्व है लेकिन मुंह से निकल रहा है प्रकृति। तो कितनी सच्चाइयाँ हैं अस्तित्व में? 2, ठीक है। तो अस्तित्व में हमने देखा 2 सच्चाइयाँ हैं, व्यापक है और प्रकृति है। प्रकृति में हमने देखा
कि बाकी इनके नाम वगैरह आप लोग को पता है, इसको रिवाइज नहीं कर रहे। ये क्रियाशील है, ये क्रिया शून्य है, और इसके खूब सारे नाम हमने देखे। वो नाम क्यों हैं वो भी हमने देखा, है ना। अब प्रकृति में जब हम देखते हैं तो और भी खूब सारी जो बातें हुई कि इसमें होने मात्र से ही ये ऊर्जित है, ये सब कुछ आप लोगों ने कल चर्चा कर ली होगी, है ना। तो इस पे और डिटेल में नहीं जाते। तो प्रकृति में सारी चीज़ें जैसे कि हम देख रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो परमाणुओं से मिलके बनी है। प्रकृति में हर चीज़, जो सबसे छोटी चीज़ है वो परमाणु है, ठीक है। जो पहले पढ़े नहीं हैं दीदी लोग, परमाणु शब्द सुन के घबराना नहीं है। ये मान के चलो कोई भी चीज़ को, यदि ये पेन का एग्जाम्पल दिए थे, यदि इसको हम तोड़ तोड़ के एकदम छोटा कर दें, बहुत छोटा, कि वो व्यवस्थित भी है, बढ़िया से काम कर भी रहा है, तो सबसे छोटा जो कण होगा, टुकड़ा होगा, उसको बोलते हैं परमाणु। इतना ही समझना है परमाणु। और परमाणु में एक और चीज़ छोटा सा है जो समझना है कि उसमें गोल गोल घूमता रहता है, छोटे छोटे कण होते हैं परमाणु में, जिसको हम बोल रहे हैं अंश, है ना। तो बीच में एक या एक से ज़्यादा अंश रहते हैं, वो वो अपनी जगह पे घूमते रहते हैं। जैसे धरती अपनी जगह पे घूम रही है, वैसे ये अपनी जगह पे घूम रहे होते हैं। और इसके चारों तरफ भी कुछ अंश होते हैं जो वैसे ही होते हैं। नागराज जी कह रहे हैं वही वैसे ही अंश इसके चारों तरफ भी। मान लो बीच में ये 2-3 अंश हैं, ऐसे 3, 4, 5, 6 अंश हैं। ये वाला गोला जो है ये नहीं है ना, ये मैं ऐसी बस बनाई हूँ आप लोग के समझने के लिए। इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ। तो बीच वाली जो जगह है, यहाँ पे खूब सारे अंश रहते हैं, और बाहर में ऐसा ये सर्कल बना हुआ नहीं है, गोल गोल और भी बहुत सारे अंश रहते हैं, वो घूमते रहते हैं परमाणु में। ये कितने भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, ऐसे करके ये बस लगातार अपनी जगह पे भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और चारों तरफ भी बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ये इसका सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, इसी को बोले परमाणु, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है सबको। परमाणु में बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे छोटा टुकड़ा जो कि व्यवस्थित है, इसमें नियंत्रित है, व्यवस्थित है, वो है परमाणु। परमाणु कैसा होता है ये बताया। उसमें खूब सारे अंश होते हैं जो बीच में घूम रहे होते हैं, और ये जो बीच में घूम रहे होते हैं इतनी जगह में रहते हैं, इसके चारों तरफ कुछ अंश है वो चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु हुआ। तो अब परमाणु क्यों समझे, इसके लिए, ये डायग्राम के लिए इतना ही समझना है परमाणु को। इससे ज़्यादा आप लोड मत लेना कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब जब प्रकृति में देखें तो प्रकृति में सारी चीज़ें जो चारों अवस्थाएं हैं, सब कुछ परमाणुओं से बना है। सब कुछ यानी सब कुछ परमाणुओं से बना है। सबसे छोटी मूल इकाई नागराज जी बोले जो व्यवस्थित है वो है परमाणु। सबसे छोटी इकाई जो व्यवस्थित है वो है परमाणु, ठीक है। तो अब प्रकृति सारी परमाणुओं से बनी है। तो अब जो हम देखें ये है गठनशील परमाणु। गठनशील यानी इसका गठन बदलता रहता है। गठन बदलता रहता है मतलब कि जैसे किसी में 4 है, बगल में एक और बाहर में 4 वाला परमाणु आया, तो हो सकता है अपना ये 2 परमाणु इसको दे दे, है ना, या इसमें से 2 परमाणु वो ले ले, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका गठन बदल गया, बदल रहा है, इसलिए पीछे में शब्द आया शील। ये शील, गठनशील, गठन परिवर्तन होते रहता है। ये हर किस में होता है, पदार्थ अवस्था में ऐसा होता है, प्राण अवस्था में ऐसा होता है, जीवों के शरीर और मानव के शरीर, जीवों का शरीर और मानव का शरीर, और बाकी ऊपर की 2 अवस्था में ऐसा होता है। इसको बोले जड़ परमाणु। इसको बोले, पहले लिख देती हूँ, प्रकृति के मूल में, प्रकृति के मूल में है परमाणु, और परमाणु 2 तरीके के होते हैं। केवल 2 ही तरीके के परमाणु हैं जिससे सब कुछ बना है।
तो ये जो लेफ्ट वाला जित्ते से बना है उसको बोले जड़ परमाणु, जड़ परमाणु, ठीक है। दूसरा वाला जो संक्रमण होके बना, संक्रमण अब बताने की जरूरत नहीं, कल अपन 2-3 बार कर लिए कि वापस नहीं होगा वो, उसका गठन अब वैसे का वैसा बना रहेगा, इसीलिए बोले गठन पूर्ण। पूर्ण यानी गठन पूरा हो गया, अब उसमें और कुछ बदलाव नहीं होगा, तो इसको बोले गठन पूर्ण परमाणु। इसी का दूसरा नाम है चैतन्य, ठीक है। तो दो ही चीज़ों से पूरी प्रकृति बनी है, दो ही तरह के परमाणु हैं, जड़ और चैतन्य, ठीक है। इसी चैतन्य को जीवन भी बोले, गठन पूर्ण परमाणु भी बोले, मैं भी बोले, ठीक है। यहाँ तक कि अपन ने कल बात कर ली थी, ये जड़ और ये चैतन्य, ये एक चीज़ बातचीत में आया था लेकिन इस तरह से आया नहीं था, इसलिए अभी रख दिए, ठीक है। और जीवन क्रिया को कल तुषार ने थोड़ा सा रखा था, उसको आज अपन और अच्छे से देखेंगे। तो मेरे को लगता है इतनी बात हो गई। और एक अपन बात किए थे कि क्योंकि गठन पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा, इसीलिए अब वो अमर हो गया, अमर हो गया, ये हमने एक बात की थी। तो एक और बात क्या किए थे, अमर हो गया है इसलिए हमारी जो भैया रख रहे थे आशीष भैया, अनिवार्यता है कि हम समझें, ठीक है। शरीर नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, नश्वर यानी ख़त्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, है ना, उसमें रचना विरचना ये सब होते रहती है, लेकिन अमर मतलब अब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए समझना ज़रूरी है, समझने का काम जीवन करता है, शरीर नहीं करता। तो हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, समझने समझाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो कौन कर रहा है, मुख्य रूप से उसमें जीवन इन्वॉल्व है, जीवन समझ रहा है ना, ठीक है। उसको आज जीवन क्रिया देख करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। गोष्ठी के प्रश्न ले रहे हो? अच्छा, ये जो अभी टॉपिक होने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, पुनर्जन्म और क्या होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा भी घुसना नहीं है ना, ये परिचय शिविर का कंटेंट नहीं है, और ये सबके बड़े इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, क्या होता है मरने के बाद, क्या होता है, ये होता है क्या, वो होता है क्या। अभी सबका नाम नहीं ले रही, नहीं तो सबकी जिज्ञासा जाग जाएगी, है ना। तो ऐसे खूब सारे प्रश्न पे प्रश्न आते रहते हैं। तो जो कल बात किए थे ना, एक तो ध्यान रखेंगे है का अध्ययन है, दूसरा हेलो 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 हेलो, ये वाले चीज़ों की चर्चा करने का, मरने के बाद क्या होता है थोड़ा बहुत जान लिए, लेकिन उसका चर्चा करने का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। नागराज जी कह रहे हैं कि हमको जीना है, तो जीने से संबंधित जितनी बातें हैं उसको बढ़िया से अपन करें, है ना। तो क्या लाइन बोलते थे नागराज जी, मरना क्या होता है, मरने के बाद समझ में आता है, जीना समझ आता है, तो जीने के बाद मरना क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, हाँ। है ना? तो पहले समझ लो जीना क्या है ना। ठीक है, लो। जैसे अगर किसी किसान को पूछेंगे कि फसल बर्बाद हो गई, तो जिसको फसल समझ में आता है वही तो बताएगा ना फसल बर्बाद हो गई। तो पहले मैं समझ में आता हूँ, ज़िंदगी समझ में आती है। जब ये समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, तो फिर उसके बाद का भी वो समझ में आता है कि ये क्या होता है करके। अच्छा, तो सभी को नमस्ते, है ना। नमस्ते नमस्ते। माइक दो भैया को, दीजिए। माइक तो कम हो गया, भैया कुछ जोड़ रहे हैं इसमें। एक शायद हुआ है कि नहीं पता नहीं, जिज्ञासा ऐड कर रहे हैं। ये प्रश्न ऐड करिए। हाँ। श्री ए नागराज जी को जो शास्त्रों के अध्ययन में जो समस्या आई थी, वो उसी के बारे में मैं सोच रहा था। ये पढ़ा तो जी, ये विरोधाभास जो उनको दिखाई दे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जी। ये मैं खुद मतलब क्या है, वेद में क्या लिखा था कि उनको क्यों लगा ब्रह्म सत्य वेद ये जगत मिथ्या। जी जी जी। आप तीसरे दिन से आए? पहले 2 दिन नहीं आया था मैं, फिर शायद मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ? 2 दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं आए थे। कब नहीं आए थे? दूसरा और तीसरा दिन नहीं आए थे। नहीं आया। क्या बात है। सब लोग सोच रहे होंगे इस पे तो बहुत बात हुई। ठीक है, बहुत बात हुई है। मैं ऑफिस में काम किया कि यहाँ शिविर में आ जाऊँ करके। ठीक है, फिर छुट्टी मिला। हाँ हाँ हाँ। ब्रह्म सत्य, हाँ, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या।
ये तो यही समझाएंगे भैया लोग। माइक ले लो। भी वो 60-70 शब्दों का ही वो कर पाते हैं पूरी शरीर यात्रा में। जो बड़े विद्वान हैं, नागराज जी ने 3000 शब्दों को परिभाषित किया है और इनने कहा था कि मैं लेके आऊँगा, तो ये वो किताब है परिभाषा संहिता, इसको आप देख सकते हैं। एक पढ़ के बताओ, है ना? शब्द, एक मिनट, तो कोई शब्द अच्छा मैं उल्टा दिखा रही हूँ, सॉरी। रुक जाओ। कोई भी एक शब्द जो परंपरा में चल रहा है ना, परंपरा मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, कोई भी एक लेते हैं। कोई सा भी नहीं। हम लोग मानव पढ़ रहे हैं ना, मानव को देखते हैं, मानव का परिभाषा देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे डिक्शनरी में लिखा होता है ना अल्फाबेटिकली, वैसे लिखा हुआ है, वैसे प फ ब भ म, है ना, हिंदी में देखो ये सब परिभाषाएं हैं बाबा। मानव, मानव का परिभाषा क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा, मानव की कितनी परिभाषा हो सकती है। मिल गया। मानव की नागराज जी ने ना यहाँ पे 3 परिभाषा दी है। एक है व्यवहारिक परिभाषा, दूसरी दी है बौद्धिक परिभाषा, और तीसरी दी है तात्विक परिभाषा। मतलब मानव को जब एक बच्चा अपने, मतलब बच्चा तो नहीं, एक गुरु अपने शिष्य को देखेगा, एक शिष्य अपने मित्र को देखेगा, है ना, समझदार लोग आपस में, तो व्यवहार के रूप में मानव को वो किस रूप में देखेंगे। फिर उसके बाद तार्किक में या बौद्धिक कि वो उसके होने, उससे व्यवहार किए बिना उसके बारे में कैसा दिखेगा, और तात्विक की कोई भी ना हो उसके सामने तो भी वो मानव के बारे में क्या सोचेगा। इस टाइप से इसको अगर तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक बोल रहे हैं। देखो व्यवहारिक परिभाषा क्या है, लिख देते हैं, इसमें आएगा ना। अच्छा ठीक है, देखिए तो इसमें आएगा व्यवहारिक परिभाषा में क्या बोले हैं। अपने दिमाग पे जोर डालिए, कुछ परिभाषा हो सकता है मानव का। हाँ ये परिभाषा नहीं है, ये तो वो सूत्र हो गया भाई। हम सब मानव हैं और हमको हमारे बारे में पता होना कि एक परिभाषा, जैसे पेंसिल बोले तो पेंसिल का परिभाषा क्या होगा कि लकड़ी में बीच में ग्रेफाइट है और उससे किसी भी चित्र आकृति को बनाया जा सकता है करके। क्या अच्छा, तुम देखने के लिए लिए थे, मैं सोचा कुछ बोलने वाले हो। ठीक है, तो हाँ, परिभाषा का क्या मतलब होता है पता है? आई हो गया, इसको मैं पढ़ देता हूँ, तेजी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि रुकेगा नहीं। फिर भी देखो, सबसे सरल वाला बताता हूँ जो व्यवहारिक परिभाषा है। मनाकार को साकार करने वाला, मन में जो आकार आता है उसको साकार कर लेता है, क्योंकि कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है। तो जैसे मन में आकार आया कि ये बारिश हो रही है, छत चूह रहा है, ऐसी कोई चीज़ ढूंढूंगा कि छत ढलाई कर लेंगे, तो सीमेंट सरिया ढूंढ ढांड के कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, मनाकार को साकार कर लिए, है ना। और मनस्वस्थता का आशावादी कि ये जो मैं रोटी खा रहा हूँ ये मेरे को इज्जत की रोटी नहीं मिल रही है, मैं कुछ मेहनत करूँगा, कुछ ढंग से काम करूँगा और मैं अपनी इज्जत की रोटी पाऊँगा। तो मन में द्वंद्व रहते हैं ना, जब कोई जगह पे हमको समस्या रहती है तो हम उससे बाहर निकलने के लिए मन की स्वस्थता का भी ख्याल रखते हैं, है ना। जैसे एक कमरे में अगर 2 लोग हैं और दोनों लोगों को बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, तो क्या करेंगे, कूलर लगा लेंगे, एक एसी लगा लेंगे, तो क्या होगा, शरीर की गर्मी ख़त्म हो गई। तो ये क्या हुआ, मन में आकार आया कि गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, तो एसी लगा लिए, एक एसी। ठीक है, अब ये दोनों कौन हैं, ये जो 2 लोग हैं कमरे में, ये 2 लोग कौन हैं, पति पत्नी है, और लड़ाई हो गई है बहुत जम के, और बातचीत नहीं हो रही है 2-3 दिन से। तो अब एक काम करें, क्या एक एसी लगाए थे, 2 एसी लगा देते हैं। कितने एसी लगाने से वो लड़ाई ठीक हो जाएगी, कितने एसी से? एसी से नहीं होएगा ना, लेकिन गर्मी तो हो रहा था। तो ये जो मन में अशांति आई, तो मन में अशांति आई तो मनस्वस्थता का आशावादी भी होता है। इतने से काम नहीं चलता आदमी का, ये व्यवहारिक परिभाषा है, सबसे सरल यही है। तो मनाकार को साकार करता है, एसी लगा लिया,
मनस्वस्थता का आशावादी है कि ये जो लड़ाई हो गई है हमारे बीच में, ये मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा है, दोनों को नहीं हो रहा है, तो मनस्वस्थता का आशावादी। और फिर उसके बाद क्या वो बैठे रहता है क्या? फिर दोनों ट्राई भी करते हैं कि नहीं ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, सहज नहीं लग रहा है, तो उसको प्रमाणित करने वाला। तो प्रमाणित कैसे करेगा? प्रमाणित करेगा कि गर्मी लग रही थी, मनाकार को साकार किया और एसी लगा दिया, तो शरीर को गर्मी नहीं लग रही है। और जो दो लोगों में द्वंद्व था, आपस में नहीं बन रही थी, उसको समझ से ही ठीक होता है ना, समझ से कम में ठीक नहीं होता है। हम लोग आधी अधूरी समझ से कर लेते हैं बहुत सारा काम, इसीलिए चल जाता है। तो मनस्वस्थता का आशावादी था कि हमारे बीच में ये ठीक नहीं है, हमको ठीक से रहना चाहिए, और कुछ दिन में वो ठीक कर ही लेता है। लेकिन प्रमाणित करने वाला जो वर्ड है वो थोड़ा सा गहरा है। प्रमाणित करने वाला जब भी आएगा, इसका ये मतलब है कि वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चाहता है उसको, ये सही है और ये हर कोई करे, तो समझे हुए को समझाना चाहता है, किए हुए को कराना चाहता है, सीखे हुए को सिखाना चाहता है। ये महिला लोग किचन में जाते होंगे और अगर किसी कुक को कोई गलत चीज़ कुक करते हुए देखते हैं तो ऐसा मन करता है ना उसको कैसे मैं बता दूं कि नहीं नहीं इससे तो दूध खराब हो जाएगा, इससे तो मसाले खराब हो जाएंगे, ऐसे नहीं बनाना है इसको। करते हैं, छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम उसको जाके बताना ही चाहते हैं, जबकि कई बार हमको उसका नाम भी पता नहीं होता है और ना ही हमको वो सब्जी खानी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी सही करें। तो ये प्रमाणित करने वाला मतलब पीढ़ी से पीढ़ी जाना, ये मानव का मौलिक स्वभाव है। हम चाहते हैं कि सभी अच्छे से रहें। पहले दिन बात हुई थी, जब हम किसी रोड पे जाते हैं और आगे रोड बंद मिलता है, हम वापस आते हैं तो रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं कि आप मत जाओ, आगे रास्ता बंद है। ये जबकि ना हमको उससे नाम से मतलब, ना ही हमारा कोई खर्चा है ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो क्या मतलब हुआ? ये व्यवहारिक है। अब थोड़ा कठिन हो जाता है। देखो बौद्धिक परिभाषा, बौद्धिक परिभाषा में बोला जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप। अब आ गया जड़, ये जड़ है और ये चैतन्य है, इनका संयुक्त साकार रूप, बस इतना ही है, ये बौद्धिक परिभाषा है। तो मानव जब भी आएगा तो जड़ और चैतन्य का संयुक्त साकार रूप। अब तात्विक परिभाषा, तात्विक परिभाषा मतलब जिस भी धरती पे, इस अस्तित्व में किसी भी धरती पे अगर मानव होगा तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से उसका हाइट अलग हो सकता है ना, स्किन का टोन अलग हो सकता है, ताकत अलग हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है हम ही जैसा दिखे, जरूरी थोड़ी ना हमारा ही जैसा दिखे। कौन सी मूवी है? अवतार, है ना, तो बहुत अच्छा बनाया उनने। तो बोल रहे हैं कि तात्विक परिभाषा में अस्तित्व, विकास, जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना व विरचना रूप में शरीर का दृष्टा। तो तात्विक परिभाषा क्या है? पूरे अस्तित्व में कहीं भी, किसी भी गैलेक्सी में कहीं पे भी अगर मानव को परिभाषित करना होगा तो वो हो सकता है हम जैसा ना दिखे, लेकिन उसमें एक चीज़ होगी, वो क्या होगा? दृष्टा होगा, देखने वाला। जो भी देखने वाला होगा वो मानव हुआ ना। अभी जानवर देखते हैं क्या? जानवर शरीर से नियंत्रित हैं, वो खाना खाने के लिए जी रहे हैं, मतलब उनका शरीर जो चाहता है उसके लिए वो जीवन लगा रहता है। दृष्टा कब होगा? जब वो शरीर से अधिक हूँ बोलेगा कि ये शरीर को तो मैंने खाना खिला दिया, अब मेरे को समझना है। किसको समझना है? तो पूरे अस्तित्व को समझना है, मुझे सभी पूरे संसार को समझना है, खुद को समझना है। यही तो कर रहे हैं हम लोग। आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये दृष्टा का क्या मतलब हुआ? प्लस मानवीयता के पोषक दृष्टि गुण व विषय संपन्न चैतन्य इकाई को मानव संज्ञा है। तो जो कि मानवीयता की पोषण करना चाहेगा, जैसे वही कोई चीज़ वेस्ट हो रही है, कहीं पानी बर्बाद हो रहा है, तो हम चाहते हैं ना कि भले ही हमारा भी नल ना हो लेकिन कोई बंद कर दे उसको, है ना। कोई बच्चा अगर रोड के किनारे रोड पे घूम रहा है तो हम चाहते हैं कि इसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, ये हट जाए यहाँ से। या रोड में गाय जब बैठी होती है तो हम चाहते हैं कि वो हट जाए। तो हम ये जो मानवीयता है कि सभी का शुभ हो, इसको हम चाहते ही हैं, तो इसका पोषण करेगा वो, और वो चाहेगा कि ये मल्टीप्लाई हो, पूरी धरती पे ये हो जाए करके। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे जैसा ही दिखे। तो मानव होने का परिभाषा क्या है? कि वो दृष्टा होगा। तो ये पूरे अस्तित्व तक का आंसर दे दिया उनने, किसी भी धरती का आंसर दे दिया। तो ऐसे ही जो आप लोग ये प्रश्न लाए हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, किताबों में जाओगे,
जो आएंगे अध्ययन बिंदु में आते हैं ना, अध्ययन बिंदु शिविर है अगला। क्या क्या है? प्रश्न खत्म थोड़े ना होते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं बोल रहे हैं हम। तो आप लोग आए हैं परिचय शिविर में। इसमें क्या हो रहा है? जो 3 ज्ञान है, 3 ज्ञान में अस्तित्व, जीवन ज्ञान और आचरण ज्ञान। क्या है? अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और आचरण का ज्ञान। ये 3 ज्ञान को हम आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बस इंट्रो ही तो दे रहे हैं। तो फिर आप बोलोगे कि मुझे ये, जैसे ये प्रश्न है ये आप पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि आप लोगों में बहुत लोग परिचय शिविर बहुत सारा कर लिए हैं, और या तो फिर स्वप्रेरणा से भी आ रहा है, कौतूहल है कि आ गया है, अच्छी बात है। नेक्स्ट जब आपको हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे 3-4 परिचय शिविर करो अलग अलग लोगों से, क्यों? क्योंकि जो कंटेंट है, जो दर्शन है, वाला स्लाइड खोलना, वो जिसमें किताबें हैं नागराज जी, जो कंटेंट है नागराज जी ने जो ज्ञान का जो वस्तु दिया है, नागराज जी ने जो प्रस्ताव दिया है ना दर्शन का, ये कितना बड़ा है आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहला हो गया कि परिचय शिविर करिए कम से कम 3-4। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या आएगा? अध्ययन बिंदु शिविर। अध्ययन आज मैंने आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, देखिए ना, अध्ययन बिंदु शिविर। इसमें बिंदु ये नेक्स्ट लेवल का है। बिंदु 44 बिंदुओं पे बांधा है नागराज जी ने। वो पतली सी किताब दिखा रही थी मीनाक्षी, वो देखिए इस किताब को शुरू। अभी तो हम ये किताब भी नहीं छू रहे हैं, हम तो अपने ही जो डिज़ाइन हमने बताया था ना, कौन सा डिज़ाइन, जो नागराज जी के शिष्यों ने बनाया, वो वाला डिज़ाइन हम बता रहे हैं अभी। इसमें हम लोग एक आम जनमानस को कैसे बेसिक इंट्रोडक्शन दे करके। तो नागराज जी ने किताबें जो लिखी हैं, देखो व्यवहार पे किताब है, 4 दर्शन है, व्यवहार पे किताब है, कार्य कर्म पे किताब है, अभ्यास कैसे करना है, और अनुभव। ये 4 अनुभव, ये चारों दर्शन हैं। एक एक दर्शन अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है, बड़ी बड़ी कहानी। मतलब ऐसी कहानी नहीं, मतलब कि हर जिंदगी के हर आयाम के प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मिलते हैं। हर आयाम के आप पूछना ख़त्म कर नहीं पाओगे, जितना भी पूछोगे उत्तर मिलेगा, कुछ भी पूछोगे उत्तर मिलेगा। इसीलिए आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं तो सुन भी नहीं रहा था, मैं तो अभी देखूंगा कि क्या पूछे हो करके, है ना, क्योंकि उत्तर है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा नहीं था कि केवल दर्शन में ही नागराज जी ने उसको रोक दिया। उन्होंने बोला कि कई लोग इसके विश्लेषण चाहेंगे। विश्लेषण मतलब थोड़ा फैला के समझाओ, ऐसा कैसे बोल रहे हैं करके, जैसे जीवन गठन पूर्ण परमाणु है, अब बोल दिए तो वो तो दर्शन का मुद्दा है कि जीवन गठन पूर्ण परमाणु है। उसको फैला के बताओ कि भाई कैसे गठन पूर्ण हुआ, क्या हुआ उसमें, क्या था, कब तक है, क्यों नहीं है, यही सब अनादि आदि। तो उसके लिए बोले कि विचार, किसी भी सूत्र को फैलाने को विचार बोलते हैं, है ना। जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, ये मैंने देखा कि गाय दूध देती है, ये मेरा दर्शन है। मैं गया देखा गाय दूध रही थी, दूध रहा था कोई और दूध देती है, ये दर्शन हो गया। अगर विचार के रूप में बोलेंगे तो क्या क्या आएगा कि गाय होती है, उसको पालना पड़ता है, उसको चारा देना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से पालतू बनाना पड़ता है। जंगली गाय को नहीं दूध पाएंगे तो वो दूध देती है, मतलब उसको पालतू बना के रखे हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पेट के अंदर क्या हो रहा है, मैकेनिज्म, जो वो खा रही है उससे उसके रस कैसे अलग हो रहे हैं भोजन से, और जो ब्लड है उसी का एक भाग दूध बनता है, ये सब पता चलेगा। और वो क्यों बाहर क्यों निकाल रही है भाई, तो वो सारा कुछ पता चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि आपने विश्लेषण किया, विचार किया, फैलाया उसको पूरा का पूरा, तो वो विचार के रूप में है। तो ज़्यादातर आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो इसमें से ही आते हैं, भौतिकवाद से। जितने भी विज्ञान के प्रश्न हैं वो भौतिकवाद में आएंगे। बहुत शानदार किताब है, मीनाक्षी और मैं ही पढ़ाते हैं 6 महीने के अध्ययन में, हम लोगों को मौका मिलता है। फिर जनवाद है, जनवाद मतलब मानव के बीच में, ये विज्ञान से संबंधित उत्तर इसमें मिलते हैं, सारा फैल के मिलता है। फिर जनवाद मतलब मानव के बीच में, ज़्यादातर हम अपने बच्चों के साथ कैसे ठीक से रहें, अपने परिवार में कैसे ठीक से रहें, हम अपने पति पत्नी संबंध में, अपने माता पिता के साथ, अपने गाँव में कैसे ठीक से रहें, अपने शहर में कैसे ठीक से रहें, हम लोगों के साथ कैसे ठीक से रहें, मतलब मानव
मानव मानव के बीच का संबंध, उसको बोलते हैं व्यवहार। बात हुई थी अपनी, तो व्यवहार और जनवाद, आपस में बातचीत कैसे होगा, व्यवहारात्मक जनवाद करके। और ये प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति, ठीक हो गया, 2 हो गया। फिर तीसरा क्या है, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद, मैं खुद के बारे में विचार, तो मैं क्या हूँ, ये जो मुद्दा है ये लगभग अनुभवात्मक आध्यात्म, तो मैं क्या हूँ ये मुद्दा तीसरा होता है। फिर यहीं नहीं रुके, ज़्यादातर क्या होता है यहीं रुक जाते हैं। जितने भी पुराने दर्शन हैं विगत के, जो हम लोग इतने दिन से बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे ना यहाँ और यहाँ आके रुक जाते हैं। नागराज जी क्योंकि बोल रहे हैं कि मैंने 100वां हथौड़ा मारा है, तो 100वां हथौड़ा के रूप में क्या विशेष किया है, तो एक तो हमने बता दिया कि उन्हें ये जो गठन पूर्णता है, ये जीवन के रूप में जो बताया, ये एक नया है, ये नया है, इसीलिए ये एक नया है। दूसरा क्या नया है, उनने इसको कैसे जीना है ये भी बताया, ये वाला ये भी नया है, ये सॉरी ये तो नया है, ये भी नया है, ये कि कैसे। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि मैं जीवन हूँ, चैतन्य और जड़ का संयुक्त रूप हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे में आशा विचार इच्छा है, तो मैं करूँ क्या। तो फिर उसका उत्तर नहीं मिलता, उसका उत्तर मिलता भी होगा तो वो लोग हैं नहीं जिन लोगों ने उत्तर दिया है, ठीक है, दुर्लभ है, कठिन है, भक्ति विरक्ति की ओर जाता है या भोगने की ओर जाता है। नागराज जी ने उसको उत्तर दिया है कैसे, तो कैसे जीना है, तो ये अर्थशास्त्र की किताब है, ये प्रकृति के साथ कैसे जीना है, समाज शास्त्र की किताब है, समाज को कैसे गठन करना है, जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था बोला ना, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, ठीक बोल रहा हूँ, परिवार मूलक 10 सोपान में डिजाइन दिए हैं, उसको समाज शास्त्र बोल रहे हैं, ये अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र। और तीसरा क्या है, मनोविज्ञान। फिर से अब भाई हम 100 लोग एक गांव में हैं, 1000 लोग एक गांव में हैं, तो हम आपस में क्या बातें करके लोगों के लिए क्या मनोविज्ञान, मन में क्या चल रहा है उसको कैसे तृप्त करेंगे। पूरा मामला तो तृप्ति का है ना, तृप्ति ही तो है, तृप्ति यही मुद्दा है, यही निरंतर सुख है, तृप्ति बराबर ही तो निरंतर सुख, तो निरंतर कैसे रहें, तो वो मनोविज्ञान की बात हो गई। तो अब क्या बात हुई कि ये इतना सारा है कि एक एक किताब को पढ़ने पढ़ाने के लिए 10 दिन 20 दिन 25 दिन लगता है। मानव व्यवहार दर्शन जो पहली किताब है, व्यवहार का दर्शन, इसको हम लोग 30 दिन पढ़ाते हैं, 1 अगस्त को शुरू होगा और 30 अगस्त को ख़त्म होगा, 30 दिन। और कैसे पढ़ते हैं, यहीं रह के पूरा वो 28 30 40 लोग जो आते हैं उस किताब को पढ़ते हैं, और आपको यकीन मानो आप लोग को जितना रोमांच आ रहा है उससे कई गुना अधिक रोमांच आता है। हर अध्याय में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मज़ा आ जाता है, तो पूरी ज़िंदगी खुल जाती है। तो मुद्दा क्या हुआ कि खूब सारे परिचय शिविर करिए, ये तो आपको 3-4 बोल रहे हैं, उससे आपको इसका इंट्रो मिलेगा, इंट्रो है ना, इंट्रोडक्शन, परिचय मिलेगा कि इस ऐसा भी देखोगे, वैसा भी देखोगे, वैसा भी देखोगे। अपनी बात हुई थी, ये पेन है जैसे, अगर मैं ऐसे देखूं तो हर किसी को अलग अलग तरीके से दिख रहा है ना, कोई ये गोल दिख रहा है, किसी को ये साइड दिख रहा है, किसी को ये, मेरे को ये वाला साइड दिख रहा है। ऐसे ही ये दर्शन के बहुत सारे आयाम हैं, वो आपको दिखेंगे। परिचय शिविर लेने, मीनाक्षी बोलती है तो थोड़ा एकदम अलग बोलने लगती है, मैं एकदम अलग बोलने लगता हूँ, तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि 3-4 लोगों के शिविर करेंगे तो आपको इसका परिचय हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, आपका जांचना पूरा हो जाएगा, जांचना पूरा हो जाएगा। अभी क्या है ना, हम भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो भरोसा करने के लिए देखिए ठीक ही तो लग रहा है। फिर नेक्स्ट लेवल है अध्ययन बिंदु शिविर, जिसको कि 1 से 8 है। मैं तो बोलता हूँ आप सबको आना चाहिए, जरूर आइए। इसके बाद ये करना होता है, इसमें लगभग ऐसी बात होती है, इससे 1 कदम आगे की बात होगी। मतलब ऐसे प्रश्न आपको पूछने नहीं पड़ेंगे, हम ही आपको बताएंगे खुद से ही, ठीक है। फिर तीसरा, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग कारण से आते हैं, कोई खुद के लिए आता है, कोई परिवार के लिए आता है, कोई समाज ठीक करने के लिए आता है, कोई अपने रोजगार के निर्णय लेने के लिए, अलग अलग जगह से आएंगे, महिला कारणों से, पुरुष कारणों से, ठीक है। लेकिन मूल बात तो यही रहती है, क्या, पूर्ण समझ। बहुत सारे जिज्ञासु लोग हैं जो कि घर व्यापार छोड़ के घूम रहे हैं, वो लोग आते हैं। पिछले साल 4 साधु आए थे,
साधु प्रॉपर 15 साल से घर ही नहीं गए, वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं। एक उनको देश भर में संस्कृत कॉलेजेस में अगर बच्चों को संस्कृत पढ़ाना है तो उनको फ़ोन करके हायर करते थे। इतने विद्वान थे कि जाएंगे संस्कृत पढ़ाएंगे, 30 दिन में बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे आगे। पूरा देश उनको डिमांड करता था। ऐसे 4 साधु थे, 4 में से 2 तो वाकई में प्योर साधु ही थे। वो ड्रेस भी वही लेते थे पूरे टाइम, एक कपड़ा और ये, और बहुत विद्वान ना, प्रबोधक लोग उनको और बहुत रिस्पेक्ट देते थे। जो हमारे साइड से जो प्रबोधक हैं वो भी सीनियर हैं, लेकिन हमारे साइड के जो प्रबोधक हैं वो तो शादीशुदा, पैंट पहन के कहीं नौकरी व्यापार कुछ बिजनेस करते हुए, तो वो लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और 2 थे, एक आर्य समाजी थे और एक और बहुत ही जिज्ञासु थे। वो कहाँ से आए थे? नहीं, वो तो 2 अच्छे थे, 2 गहरे वाले थे। एक थे वो क्या थे, हाँ वो प्रोफेसर थे, गाजियाबाद में किसी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर PhD। उसके बाद उनको अचानक पढ़ाते पढ़ाते विरक्ति हो गई, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बच्चे तो चोरी बेईमानी धोखा यही करते हैं, भाई नंबर के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो उनको विरक्ति आ गई। फिर वो अचानक ये सब छोड़ छाड़ के, घर वालों की गालियाँ खा के निकल गए देश भ्रमण के लिए। और फिर वो सदगुरु के यहाँ 1.5 साल रहे, सदगुरु के यहाँ। फिर वहाँ उनने बहुत करीब से जांचा। फिर उनको कहीं पे ये लगा कि मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो रही है। फिर वो सदगुरु के यहाँ से निकल गए। वो साधु नहीं थे ना, आम आदमी। फिर वो निकल गए गुजरात की तरफ। वहाँ पे गांधी जी का एक आश्रम है ना, क्या बोलते हैं उसको, है नहीं, ये इधर पुणे के पास है ना। तो वो उस आश्रम में 6 महीना रहे। उस 6 महीने के दौरान वो लोग विशेषज्ञ लोगों को बुलाते हैं। तो हमारे एक प्रबोधक वहाँ पे 3 घंटे का सेशन लिए। ऐसे गए, 3 घंटा बोल के आ गए। वो तुरंत YouTube से ढूंढ ढांड के मेरे को फ़ोन कर लिए, मेरा नंबर ज़्यादातर रहता है, और 2-3 दिन बाद शिविर था उसमें आके अटेंड कर लिए। और उसके बाद उनको ये बात समझने में सिर्फ वही 5-6 दिन का परिचय शिविर लगा। पूरी तैयारी थी, उनको तो कुछ सुनना ही नहीं था। वो तो इतना रॉन्ग, पूरा खंगाल के आए थे ना। ये जो मैं इतना सारा दर्शन बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारत का इतिहास क्या है, संविधान कैसे बना, बेसिकली आप लोगों के लिए तो एकदम नया जैसे है। 5-6 दिन के शिविर के बाद वो घर चले गए। फिर उसके बाद देश भर के शिविर करते रहे। सीधे 6 महीने के अध्ययन में आके बैठ गए। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है आदमी, बढ़िया। यहाँ से फिर वापस अपने घर। एक अच्छी चीज़ क्या होती है जीवन विद्या में, जिसको कि हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ज़्यादातर ये जितने भी सन्यासी या जिज्ञासु लोग आते हैं, जिज्ञासु कैसे लेंगे, जिज्ञासु, ये 99% लोग ना विवाह नहीं करेंगे सोचे रहते हैं नेचुरली। क्योंकि हमने बोला ना भक्ति विरक्ति ही मिलता है। आदर्शवाद से क्या मिलता है? भक्ति विरक्ति। और वो लोग आदर्शवाद में हैं, सब छोड़े रहते हैं। उसके अलावा 6 महीने में युवा आते हैं। युवा बहुत सारे आते हैं, करीब 6-7 युवा रहते हैं, 6 से 7। उसमें भी 90% लोग बोलते हैं कि शादी करके क्या फ़ायदा। और 6 महीना ख़त्म होते होते 4थे माह से ही ये सारे लोग अपने घर में बोलने लगते हैं, लड़की देखो शादी कर लूँगा, लड़का देखो शादी कर लूँगी करके। सारे एक भी नहीं बचता, सारे के सारे। इस बैच में एक 3-4 लड़के थे और 3-4 लड़कियां थी। उसमें से एक के तो पिताजी मेरे पीछे पड़े हैं। वो शादी नहीं करूँगा बोलते बोलते 34-35 साल का हो गया। तो बोलते हैं भैया इसकी शादी कराओ। मैं बोलता हूँ बहुत उम्र हो गई भैया, और मैं शादी कराने वाला थोड़े ना हूँ मैं कहाँ से लाऊंगा। सारे मैं जैसे याद कर रहा हूँ, एक की शादी हो रही है, दूसरे की हो रही है। इनने बोल दिया ढूंढो ये। अच्छा, ये जो बेचारे हैं, ये जो 4, ये तो पूरा कपड़े ही बदल के मतलब उस तरीके से आ गए हैं। अब ये लोग दबी जबान से कर लें क्या, क्योंकि 40+ हो गए हैं, 45+ हो गए हैं, कर लें क्या पूछते हैं। और हम लोग इतना मतलब मुंह पे नहीं हंसते हैं, लेकिन हमको लगता है 45 के हो गए हो, 50 के हो गए हो। क्यों? हमारे बैच में एक थे बहुत ही सीनियर आदमी। वो तो मतलब वो उनको तो यूनिवर्सिटीज़ बुलाते थे लेक्चर देने के लिए। तो उनने अपने मठ, जो भी उनका मठ था, उसमें उनको उपलब्धि नहीं हो रही थी, कौन सी ये इनलाइटनमेंट वाली। तो वो उनको किसी ने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे सेंटर है बहुत सारे। तो वो एक ट्रिप पे निकले
देश भर के ट्रिप में, अपने सेंटर को बिना बताए 2 महीने के लिए गायब हो गए वहाँ से। सीनियर आदमी थे ना, हरियाणा के किसी बड़े सेंटर को चला रहे थे, बड़े मतलब बड़े, अब आगे की डिटेल्स नहीं बोलता। तो वो योग संयोग से रायपुर में शिविर में आ गए, वहाँ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो मैं तो ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना, मैं ऐसे देते रहता हूँ, तो मैं बहुत सारा बता दिया। तो उसमें से 2-3 में मेरे को भी जाना था, वो 6 साल पुरानी बात है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो हमको मिले, बोले अरे ये हमारे पीछे आ रहा है कि ये हमारे, क्योंकि हमसे पहले पहुँच रहा है। तो मैं बोला इससे सतर्क रहना है, ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, मैं इसको बस बताया था और ये यहाँ आ गया है करके। भाई साधु जैसा 45 साल का आदमी, और उसको ना एटिकेट्स नहीं थे बेचारे को व्यवहार के। तो वो जितने करीब मेरे से आके बात कर रहा है उतने ही करीब महिलाओं के बात कर रहा है। तो महिलाएं बोलती थी ये, तो बेचारे को, बहुत बुद्धिमान आदमी ना। अब चलो ठीक हो गया, मैं घर वालों को बोला कि ये सीधा साधा आदमी है, इसका थोड़ा वो व्यवहार का ज्ञान नहीं। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम यहाँ 6 महीने का अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग, आपको लग रहे होंगे ना हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही आते थे जैसे आप लोग आते हैं। तो हमने 6 महीने का अध्ययन का डिसीजन लिया। तो उस टाइम पे 15 अगस्त को शुरू होता था, लेकिन 1 महीने पहले क्रैश कोर्स टाइप का कुछ लॉन्च किए थे। तो हम लोग बोले 1 महीने पहले चलते हैं, हम लोग कुछ क्रैश कोर्स करेंगे, एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे, क्योंकि 6 महीने वाले बहुत तैयारी करके आते हैं। जैसे आप लोग बैठोगे तो उड़ जाओगे आप लोग, अभी बहुत कम तैयारी वाले हो ना। 1 साल 2 साल की तैयारी करके आते हैं, ऐसे 4 शिविर करते हैं, अध्ययन बिंदु करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ कुछ कर करके आते हैं, अच्छी मेहनत करके आते हैं। तो हम लोग 1 महीने क्रैश कोर्स में आए तो ऐसा लगा कि कोई नहीं मिलेगा, हम ही लोग मिलेंगे करके। वो भाई यहाँ पहले से था, वो वेलकम किया, मैं डर गया ये कोई जासूस तो नहीं है करके। मैं 10-15 दिन तक मैं उनसे ना बहुत दूर दूर रहा। मैं सोचा ये आदमी, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये मेरे पहले कैसे पहुँच जा रहा है करके। तो वो जिज्ञासु था ना, वो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एकदम याद करके। फिर उन्होंने 6 महीने का अध्ययन किया और अपनी माता जी से 15 साल से नहीं मिले थे मठ में। चौथे महीने में दिवाली की छुट्टी में खूब बहस हुई उनकी यहाँ के प्रबोधक से, यही सब मुद्दे पे, ये जगत मिथ्या, ये अटक जाता है लोगों का, बहुत जम के बहस हुई। उस टाइम पे मैं सतर्क हुआ था कि इस मुद्दे पे नहीं फंसना है करके, इस मुद्दे पे फंसे ना तो लड़ाई होती है अच्छी खासी। तो वो लड़े, प्रबोधक थे तो प्रबोधक भी अपनी बात रखे, तो काफ़ी बहस हुई। तो उस बहस से वो निराश हो गए और बोले कि ये कंटेंट ठीक है, तुम ठीक आदमी नहीं हो करके गुस्सा होकर सेशन छोड़ के चले गए, अगले किताब में आऊँगा करके। गुस्सा बड़ा होता है ना, ये जितने भी सन्यासी होते हैं ना अंदर से एकदम खुखार होते हैं, दिखते नहीं है, बहुत गुस्सा होता है अंदर, है ना। तो ठीक है, उसके बाद वो आए तो एकदम बदले। तो हमारे बैच के तो अब हम लोग मित्र थे, बढ़िया हो गए थे। तो वो बोले मैं घर गया था। तो हम लोग हैरान हुए, अरे वाह आप घर गए थे। बोले मैं अपनी माँ की सेवा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये वो। और फिर उसके बाद हम जो पुरुष लोग हैं, हम लोगों से नहीं पूछ के, जो महिलाएं थी हमारे बैच में 16-17 लोग थे, उन लोगों से वो व्यक्तिगत समय मांगने लगे। 45 की एज रही होगी। तो ये महिलाएं बोली ठीक है भाई, भैया है सुनेंगे। अब वो कोने में ले जाके पूछते थे कि मैं विवाह कर सकता हूँ क्या करके। अरे बाप रे, इतना बहुत दिमाग घूमता था। बहुत विद्वान आदमी ना, इतने विद्वान आदमी, लेकिन सोचो आदमी परिवार के बिना कैसा हो जाता है, बिना परिवार के जी लिए ना। और नागराज जी ने क्या बताया कि मानव का सहज जीना क्या है। देखो सहज जीना एक होता है, क्या होता है, एक होता है जीना, जैसे भी जी लेंगे, मेहनत स्ट्रगल करके, लेकिन जी तो लेंगे ना, है ना। सहज जीना क्या है, तो नागराज जी ने कहा है परिवार में होता है, परिवार में होता है, इसी को सहज बोल रहे हैं। कोई विरोध नहीं, कोई नहीं, ये इसीलिए नागराज जी का जो पूरा प्रस्ताव है, वो जीने का जो प्रस्ताव है वो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है, स्वराज्य व्यवस्था है। मैं आलसी बड़ा हूं ना, ठीक है। ये प्रस्ताव है नागराज जी का, ये प्रस्ताव इसका कीवर्ड है, लास्ट जो ज्ञान है वो यहीं जाके कैसे जीना है, ये एक सहज तरीका है। क्यों? क्योंकि लोग बिना विवाह के भी जी लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। गृहस्थी को ही सहज बोल रहे हैं भाई। एक कोई आदमी के पैदा होने के लिए भी प्रकृति के डिज़ाइन को देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक मेल एक फीमेल लगते ही है।
तो नेचुरल है ना भाई। हमारे होने में हमने क्या श्रम किया है? 60 लाख साल लगे आदमी को होमो सेपियंस, और अभी हम लोग भाषा का विकास किए, फिर क्या किए, खेती का आविष्कार किए, फिर क्या किए, पहिए का, फिर इतना सारा दर्शन लिख डाले, फिर इतना सारा युद्ध कर डाले, और इतने सारे देश की लाइनें खींच लिए, फिर ये सब पंखा, टीवी, कूलर सब कर लिए। लेकिन आदमी के इस धरती पे आने में हमने क्या श्रम किया है? मानव के होने में मानव ने कोई श्रम नहीं किया ना, वो तो आने के बाद का श्रम दिख रहा है। जो कुछ हमने किया है, ये नदी नालों को डाइवर्ट करना, उसमें पुल बनाना, हवाई जहाज बनाना, ये सब तो बात की बात है। मानव के आने में मानव का क्या श्रम है? वो तो प्रकृति विधि से आए हैं। तो सहज क्या होगा? तो सहज तो यही होगा कि परिवार ही सहज होगा, क्योंकि बच्चा आने के लिए माँ और बाप लगते ही हैं, और जो माँ और बाप हैं उनके भी माँ बाप होते ही हैं, फिर उनके भाई बहन भी होते ही हैं, फिर उनके मित्र होते ही हैं, और मानव समझे हुए को समझाना चाहता ही है, तो गुरु मिलते ही हैं। तो ये इतने ही तो संबंध है। फिर उसके बाद कुछ व्यवस्था बनाता ही है, क्योंकि प्राण भय है। प्राण भय के लिए 3 टाइप के भय होते हैं। आप लोगों का पहले दिन ध्यान नहीं गया था। प्राण भय में से मानव 3 टाइप के भय को क्या बोले थे? एक प्राकृतिक भय, प्राकृतिक भय, इसको क्या बोलते हैं? भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, है ना, और फिर ठंड, गर्मी, ये सबसे भी तो मरते हैं, प्राकृतिक भय। फिर और क्या क्या है बताइए? कोरोना वायरस, जो भी हैजा, ये पूरा इतना सारा, ये एक टाइप का भय है। इसको मानव ने मनाकार को साकार करने से निपटा लिया, मनाकार को साकार कर लिया, मन में आकार आया, भूकंप आता है, बिल्डिंग हिलती है, तो वो उस टाइप के बिल्डिंग बनाना सीख गया। ज्वालामुखी समझ में आया कि ये होता है, बाढ़ का समझ में आया तो ऊंचे स्थान पे घर बनाना सीख गया। तो ये वाला जो भय है ना, इस पे मानव कंट्रोल कर लिया, और कहीं ना कहीं अब तो शोषण भी कर रहा है, धरती का शोषण कर रहा है ना। जंगल, आप लोगों को पता है जंगल कितना जंगल कट रहा है बुरी तरीके से, है? जंगल कितना कटता है हर साल? मतलब कितना जंगल काट रहे हैं हम लोग? बहुत बेतहाशा, क्या बोलेंगे? बेतहाशा, बुरी तरीके से काट रहे हैं। कुछ खबर नहीं है हम लोग को, हमको तो हमारा खबर नहीं है क्या कट रहा है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज थोक में हम जंगल ख़त्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रतिशत में है, अच्छा खासा ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक भय, इसको तो मानव डील कर लेगा। दूसरा क्या है? पाश्विक भय। पाश्विक भय ये दूसरा है, ये पहला है। इसको भी मानव हैंडल कर ही लिया, शेर, कुत्ता, जो भी है ना, तो ये सब चीज़ों को भी कर लिया। तीसरा जो भय है वो है मेन मुद्दा, अमानवीयता। अमानवीयता का भय। फिर अमानवीय होता है तो फिर वो पशुओं के लिए भी हो जाता है, फिर वो प्रकृति को भी डिस्टर्ब कर रहा है बुरी तरीके से, और मानव में भी संबंध में बहुत समस्या है। तो इस तरीके से ये पूरी बात को आप लोगों को मैं ये सब क्यों बताया? क्योंकि हम कुछ भी कोशिश कर ले 7 दिन में आपको पूरा कंटेंट रख नहीं पाएंगे। तो बता ये रहा था कि ये जो पूर्ण समझ के लिए, इसमें से फिर तीसरा जो स्टेज है, जो अंतिम है, किसका? अभ्युदय संस्थान का अंतिम है ना। अभ्युदय संस्थान क्या है? शिक्षा केंद्र है, ये शिक्षा केंद्र है ना। तो जो शिक्षा का अंतिम जगह है वो है क्या है? किताबों का अध्ययन, किताबों का अध्ययन। और कोई नहीं रोक रहा है, आप एक किताब के लिए आके बैठ जाओ, पूरी तैयारी नहीं है तो क्या हुआ? जैसे पीछे वाली लाइन में बैठते हैं, बैठ जाओ, कोई एक किताब कर लो, 2 किताब कर लो, फिर जब आपको लगे कि मैं पूरी किताबें एक साथ कर पाऊंगा, उस टाइम पे 6 महीना कर लो। लेकिन हम लोग भी 4 दर्शन करने पे ही वाद में बैठने देते हैं। 4 दर्शन करेंगे तो वाद पे, अध्ययन बिंदु और 4 शिविर करने पे दर्शन में। इसका क्रम है ना, इसमें पहले दर्शन पढ़ाते हैं, फिर वाद पढ़ाते हैं, फिर शास्त्र पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं किए हो तो ये नहीं करने देते, ये दोनों नहीं किए हो तो ये करने नहीं देते। फिर भी करने नहीं देते मतलब
हम ऐसा सलाह नहीं देते। जो आ गया उसको क्या है, वो तो आ ही जाता है, तो कर ही लेता है ना। बट आपका नुकसान है ना, समझने का क्रम ऐसा है, दर्शन फिर वाद फिर शास्त्र, और उसके पहले परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर, और इसमें बहुत कुछ है। तो ये क्रम है। तो आप लोगों का क्या संकल्प बनना चाहिए अगले 2, 3, 4 दिन में कि खूब प्रश्न पूछिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे एक, ठीक है। तो उससे और जांचना होगा। दूसरा, इसको अनेक करिए, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी में ऑनलाइन पड़ा हुआ है, कम से कम 15 लोगों का अलग अलग, 15 प्रबोधक लोगों का अलग अलग पड़ा हुआ है ऑनलाइन। ये जो भैया लोग सब पुराना करके आए ना, इन लोगों से भी आप लोग ले सकते हो, और बढ़िया उसको डाउनलोड कर लो, आराम से जब मन कर रहा बैठो, ऐसे 3-4 करो। ये करना ज़रूरी है। अध्ययन बिंदु करने से ना यहाँ का तो पता चलता है, लेकिन इसकी प्रेरणा बनती है, इसकी क्यों पढ़ूं किताब, वहाँ आंसर करते हैं, यहाँ नहीं करते हम आंसर। किताब क्यों पढ़ूं, जितना बोलना था मैंने बोल दिया, वहाँ तो प्रॉपर बताते हैं। अध्ययन बिंदु करने आओगे ना आप, जब 1 जुलाई से 8 जुलाई है, तो आप लोगों को बताएंगे कि ये क्यों पढ़ना है। अभी तो हमको ये भी नहीं पता ना कि क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे ये 8 दिन में बताते हैं कि ये क्यों पढ़ना है, किताबों को क्यों पढ़ना है। तो पूरी जोर लगाइएगा, 1 जुलाई से 8 जुलाई जरूर करिएगा, ठीक है। सुरेंद्र पाल भैया शानदार शिविर लेते हैं, IIT दिल्ली से बीटेक हैं, IIT मुंबई से एमटेक हैं, फिर उसके बाद सुरेंद्र पाल भैया, और उसके बाद फिर वो शेल कंपनी, जो तेल की बड़ी कंपनी होती है, इंडिया और एशिया के डायरेक्टर लेवल पे हेड थे। और जब वो अचानक ऐसे जिज्ञासु थे, ये जिज्ञासु वाले होते हैं ना, वो सब जगह जाते हैं, वैसे बहुत ही डिटेल में उनका नॉलेज था हर जगह का, दुनिया जहान का। जब जीवन विद्या का पता चला, एक शिविर किया उनने, और फिर उसके बाद नेशनल हेड की पोजीशन को उनने छोड़ने का मन बनाया। 2-2.5 साल में 2 वर्षीय अध्ययन किए, वगैरह वगैरह किए, और बड़ी ही जिम्मेदारी से उतनी बड़ी पोजीशन में थे कि निकलने में उनको 2.5 साल लग गए। इतनी बड़ा पद था उनके पास इंडिया का। और फिर सुंदर से निकले, फिर यहाँ रायपुर में ही घर लिए हैं, और यहाँ बेमेतरा में एक घर बनाए हैं। देखिए, एक मुद्दा तो ये है, भैया ने बोला जीवकोपार्जन है ना, ये है। तो जीवकोपार्जन को अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति है ना, ये अकेले है कि किसी परिवार में है। अगर एक व्यक्ति है तो फिर वो तो कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब परिवार में है, तो परिवार में युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, और कुछ बच्चे भी होते हैं। तो परिवार मिलकर निर्णय लेता है कि हमारा घर का आवश्यकता, आज कवर करेंगे आवश्यकता, तो आवश्यकता पहले निकालनी पड़ेगी कि परिवार की आवश्यकता क्या है। फिर ये आवश्यकता के लिए जो पुराने तरीके वो छोड़ देंगे, तो इन बच्चों का क्या होगा, ये बुजुर्ग लोगों का क्या होगा, खुद का क्या होगा। इसीलिए जो पुराने तरीके हैं, इसको चलाते हुए आपको समृद्धि के लिए ट्राई करना होता है। और ये समृद्धि है ना, ये ज्ञान से कम में होता नहीं। तो समृद्धि के लिए पहले ट्राई करें कि ज्ञान के लिए पहले ट्राई करें, तो ज्ञान के लिए पहले ट्राई करना पड़ता है। इसीलिए इसको 1 बोलना पड़ता है, इसको 2 बोलना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि शुरू के 5 साल 7 साल लोग इसमें ही इन्वेस्टेड रहते हैं, पुराने तरीके से चलाते रहते हैं। फिर जब इसमें कॉन्फिडेंस आता है, तो समृद्धि के लिए ट्राई करना होता है कि अपने आप हो जाता है। फिर आप डिज़ाइन बना लेते हो, जिसको कि जीवकोपार्जन बोल रहे हैं। आधुनिक जो तरीके हैं, जो चल रहे हैं पुराने तरीके से, शिफ्ट कौन होगा, तो परिवार तय करेगा, व्यक्ति नहीं तय करेगा। तो फैमिली तय कर लेता है कि नहीं, हमको अभी नहीं शिफ्ट करना है। अभी घर में कोई बच्चा है, वो अभी भी पुराने विधि से ही जीना चाहता है, तो उसको छोड़ने के लिए थोड़ा बोल रहे हैं लोग। ये छोड़ना छुड़ाना करते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना। तो समाधान जिसको बोल रहे हैं, ज्ञान को समाधान बोल रहे हैं, ये पहले ज़रूरी है। इससे फिर समृद्धि नियंत्रित हो जाती है। समृद्धि को सीधे टैप करना रिस्की है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए कौन रोक रहा है? यही तो है, परिचय शिविर, अध्ययन, किताबों का अध्ययन करिए। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, आधे घंटे में प्रश्न करेंगे। भैया इसको मिटाओ तो
कुछ प्रश्न तो हुआ ही होगा। मैं सोच रहा था कि ठीक है, ये पहला प्रश्न किसका है? व्यापक से ही ऊर्जा मिल रही है, कैसे पता चला? किनका है? आपका है? नहीं, किनका है? आपका है। अच्छा, ठीक बात है। तो ये एकदम सही है कि कैसे पता चला। तो कल हम लोगों ने देखा मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब बेटा जी का एक वर्ड आया है पता चला, क्या बोले? पता चला, मतलब ये कैसे जानना हुआ? जानना कैसे हुआ? यही बोल रहे हैं ना, कैसे जाने हमने? जानने का लेयर होता है, जानने का लेयर होता है। जैसे मन और वृत्ति के बीच में भास को जानने का पहला स्तर बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है। फिर इन दोनों के बीच में आभास होता है, ये दूसरा स्टेज है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में प्रतीत होता है, प्रतीति, ये तीसरा स्टेज है। और यहाँ पे फिर अनुभूति होती है, इसको अनुभव बोल रहे हैं। आत्मा में अनुभव की क्रिया होती है, तो चौथा क्या है? अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। इसको अनुभव लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होंगे अपन। ठीक है, अनुभव, ये 4 स्टेज है जानने का। ठीक है, जैसे 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 हवाई जहाज, तो हवाई जहाज तो आप देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता? आप ट्राई करोगे तो हवाई जहाज उड़ा ही लोगे, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो आपको मतलब भास हुआ ना, एक लेवल का लगता है, पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि आप बचपन से देख रहे हो कि हवाई जहाज उड़ता है, लोग बैठते हैं और कोई कॉकपिट पे बैठ के चलाता है, तो भास होता है ना, पता चलता है एक लेवल का कि मेरे को मैं भी उड़ा पाऊंगा, कुछ तो पता चला ना। फिर आभास में क्या होता है? आप जाते हो खुद उस कोर्स को ढूंढते हो कि पायलट कैसे बनते हैं। जब आप पायलट कैसे बनते हैं पता करते हो तो क्या पता चलता है कि ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में इतना होना पड़ेगा, IQ लेवल इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। तो आपको आभास होता है उसके डिटेल्स से कि मैं नहीं बन पाऊंगा या बन पाऊंगा। तो जानने का लेवल है, अलग अलग लेवल है। ठीक है, अगर मान लो आपने क्वालिफाई कर गए तो फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे, कोई और आपको सिखाएगा। यहाँ पे अध्ययन चालू होगा ना, दूसरा अध्ययन कराता है बोले थे ना अपन ने। यहाँ तक तो हम खुद से कर लेते हैं। ये जो है इसमें जो अनुभव है, अनुभव जो है वो खुद करना पड़ेगा। लेकिन ये वाले जगह के लिए हमको कोई ट्रेनर चाहिए। क्या? अध्ययन कराने वाला, अध्ययन कराने वाला। तो ये जो प्रतीत होता है, जब आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजेंगे तो आप जाओगे, देखोगे और सारे मैकेनिज्म देखोगे, किसी और को उड़ाते हुए देखोगे, वो आपको बीच बीच में सिमुलेशन में बैठाएगा। तो उस दौरान भी आपको कुछ नया पता चलेगा। हो सकता है आप बोलो कि नहीं, मैं इतना क्विक तो नहीं हूँ, इतने सारे डायमेंशंस एक साथ में देखूँ पायलट का, तो मैं फाइटर प्लेन नहीं चला पाऊँगा, मैं कमर्शियल प्लेन चला पाऊँगा। फाइटर प्लेन के लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का ज़रूरत हो रहा है। तो फिर आपको प्रतीत क्या होगा? ये प्रतीत होगा कि मैं चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा, एक लेवल का। और मान लो आपने उसको कर लिया और आपने चला लिया, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को अनुभव हो गया है, मैं चला पाया हूँ करके। तो ऐसे ही ये जो जानने का स्तर है ना, इसको बोलते हैं भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति, अनुभव। अभी ये कहानी जो मैं बताया ये बहुत ही फालतू है, मीनाक्षी बाद में बोलेगी, और गंदा उदाहरण नहीं मिला तुमको करके, है ना। क्योंकि जो नागराज जी है ना, वो इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, ये जो स्किल की बातें। नागराज जी के अनुसार नागराज जी बोल रहे हैं कि जितना भी स्किल का मुद्दा है, स्किल ये इतने में ही हो जाता है बोल रहे हैं। ये ऊपर वाले जो मुद्दे हैं, चित्त से ऊपर वाले मुद्दे हैं, ये ज्ञान का मुद्दा है। इसी को बोल रहे हैं संज्ञानशीलता। तो संज्ञानशीलता का मुद्दा है। तो ये जो हवाई जहाज उड़ाना और बहुत बड़ी चीज़ें करना, बड़े बड़े कार्यक्रम कर देना, इस देश का नेता बन जाना,
राष्ट्रपति बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, उसके लिए इतना काफ़ी है। इतना मतलब भास और आभास की सीमा में हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं। इसी को बोल रहे हैं जानने का स्तर, 1 2 3 4 5। तो आप बोल रहे हो व्यापक से ही ऊर्जा मिल रही है, कैसे पता चला? तो कल जब मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि असीम है और वो पात्रता अनुसार प्राप्त है। क्या बोला था? कोई चीज़ असीम है, ऊर्जा स्वरूप है। मेरे को किसने बताया? नागराज जी ने। और नागराज जी का कहा हुआ मैंने बताया, आप सबने सुना। क्या बोला मैंने? मान लो कि एक पेड़ है और एक मानव है, तो ये जो व्यापक है, जो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है और सबको कैसा उपलब्ध है? पात्रता अनुसार क्या है? उपलब्ध है। तो पेड़ को भी प्राप्त है और मेरे को भी प्राप्त है। तो पेड़ को कैसे प्राप्त है? उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कि बीज है, पौधा बन गया, पौधा है तो और बड़ा पेड़ बन गया, और बड़ा पेड़ बन गया, फिर उसमें फल आ गया, फल के अंदर बीज है, वो बीज फिर कहीं गिर गया तो ये बीज फिर से नए पौधे को बना दिया। ये पेड़ को इस रूप में प्राप्त है। मानव को किस रूप में प्राप्त है बोला था मैंने? ज्ञान के रूप में प्राप्त है। चेतना है ये, और मानव को क्या बोले? चैतन्य बोले ना, चैतन्य। तो हमको ज्ञान के रूप में प्राप्त है। तो कल एक छोटा सा एक्सरसाइज बोला था मैंने एक कहानी बताई थी। बताइए, मैं तो अब भूल गया। एक थी और उनको क्या पसंद था, और कहानी कैसे ख़त्म हुई? बताओ ये। अब आप बोलो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, बोलो कि कोई चीज़ नहीं है आपके पास। ये जो चीज़ है आपके पास नहीं है, बोलो। क्या बोल सकते हो कि कोई चीज़ नहीं है आपके पास? है। तो यही तो बड़ी समस्या है कि पूरी मानव जाति, खासकर साइंस, आधुनिक साइंस, इसको मान नहीं पा रहा है, इसको नहीं मान पा रहा है। वो बोल रहा है ये सब केमिकल लोचा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या हो रहा है बोले, तो वो मैंने कुछ बोला और आपके स्मरण में चला गया। स्मरण क्या है? तो बोले न्यूरॉन्स हैं। वो कहाँ है? तो बोले कि वो न्यूरॉन्स का एक पूरा बंडल है, वो ब्रेन में है और ब्रेन इसको रिकॉल कर रहा है, वहीं स्मरण है, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो फंस रहे हैं, इसीलिए यहाँ कहीं पे अंदर पीछे उसको बोलते हैं, वो कोई एक वर्ड है, ब्रेन के 4-5 हिस्से बता रहे हैं और उस हिस्से में ही क्या जो भी नहीं, एनएलपी नहीं, तो वहाँ पे ज्ञान स्टोर रहता है और ये और वो, फिर अवचेतन मन, फिर मन के कई स्तर होते हैं, ये सब कर रहे हैं ना। वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है जो कि असीम हो। कितने नाम रखे थे अपन ने? ऊर्जा स्वरूप हो, वगैरह वगैरह। ये कब तक कोशिश कर रहे थे पता है? ये लोग अभी 20-25 साल पहले तक कर रहे थे। और हम लोग कौन है? हम लोग बुद्धू इंसान हैं, हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है कि वो छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं है। अभी का जो साइंस है, अभी का साइंस 1964 में हिग्स ना, हिग्स, ये हिग्स ने ये अवधारणा दिया कि हिग्स बोसॉन नाम का कोई चीज़ होता है, हिग्स फील्ड कोई चीज़ होती है, हिग्स फील्ड नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा वो बोल के छोड़ दिए। 2012 में लार्ज हाइड्रोल कोलाइडल करके बड़ा प्रयोग हुआ स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बॉर्डर में। 2.5 किलोमीटर का बड़ा सा टनल बनाए, दुनिया का सबसे खर्चीला एक्सपेरिमेंट। भारत ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। 27 किलोमीटर है, तो डाया होगा 2.5 किलोमीटर, पता नहीं कुछ होगा। हाँ, 27 किलोमीटर लंबा है, सबसे खर्चीला है ना। 40,000 करोड़, पता नहीं, डॉलर होगा, डॉलर। बहुत खर्चीला है, पूरे दुनिया ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, पूरा पैसा लगा। और इन लोगों को क्या पता चला कि ये जो 1964 में बोले थे, 2012 में ये जो बोले थे हिग्स फील्ड, FIELD फील्ड है ना। आप देखोगे ना तो ये और ये लगभग समान बात कर रहे हैं। लगभग मतलब क्यों? क्योंकि नागराज जी ये नहीं बोल रहे हैं, नागराज जी तो पूरा इतना बोल रहे हैं, पूरा जिंदगी खोल दे रहे हैं, पूरा धरती कैसे है, पूरा अस्तित्व का पूरा। ये तो एक एनालॉजी, एक कल्पना है इनका,
और वो कल्पना को इन लोगों ने वेरीफाई किया 2013 में, इसको नोबेल दिए भाई, हिग्स को, एक और आदमी के साथ। क्या बोल रहे हैं? हिग्स फील्ड मतलब हर जगह है, और इसी से सारी इकाइयाँ, ये जो ये पेड़ पौधा बन रहा है, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये जो नाखून है, ऐसा बोलते हैं, ये जो नाखून है, ये नाखून से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो जो फील्ड है वो करोड़ों बार गुजर रही है, तो ये जीवंत है बोलते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कि गुजर रही है, नहीं तो ये जिंदा, इसमें वजन कहाँ से आएगा बोलते हैं। बहुत ही एनालिटिकली बात कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा डरावना भी है। क्योंकि ये लोग इसको और प्रूफ करते करते आदमी को जानवर ही बना देंगे। मतलब आदमी फिर वो भोगने की जगह पे चला जाएगा, कि जब आदमी का कोई प्रयोजन ही नहीं है तो ये धरती बर्बाद ही हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या की ओर लेके जा रहे हैं ना। ट्रम्प को देखे हो, जलवायु संबंधी था ना वो पेरिस समझौता, उससे बाहर निकल गया, बोलता है ये फालतू बात है, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, बोलते हैं ट्रम्प ने इस चीज़। कोई बात नहीं। तो अच्छे लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, सोचने वाले लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास सही कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो व्यापक की ये बात हुई कि ये है, और व्यापक से ही ऊर्जा मिल रही है। कैसे पता चला? तो आपको भास हुआ था ना उस कहानी से, भास हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या बोले हम? असीम है, ऊर्जा स्वरूप है, मानव को पात्रता अनुसार ज्ञान के रूप में मिला हुआ है, पात्रता अनुसार मिला हुआ है, जिसकी जो पात्रता उसको उस अनुसार मिला हुआ है। वो दे रहा है क्या? नहीं, वो दे नहीं रहा है, उसमें होने मात्र से मिल रहा है, ऐसा, ठीक है। क्योंकि कर्ता पद को हटा दिए। कर्ता पद नागराज जी ने बताया ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शुद्ध रूप से नागराज जी का प्रस्ताव है। लगभग मिलता जुलता, कल जो मैं टेबल बनाया था, जैन, बौद्ध, वेदांत, इतना सारा है ना, बहुत सारा है, वो लोग भी ऊपर नीचे बोलते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को ही बोलते हैं कम ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो अनुसंधान नागराज जी ने जोड़ा है, मैंने क्या बोला, ये नया है, ये नहीं मिलेगा आपको, और ये नहीं मिलेगा आपको, ये पूर्ण आचरण ज्ञान ये नहीं मिलेगा, टूटे टूटे भाग में मिलेगा। ठीक से रहना चाहिए, प्रकृति को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसको नागराज जी ने डिकोड किया है वो तो कल्पना के बाहर है। जब आप पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने एक किताब और उसमें संविधान नहीं देखे ना, संविधान करके, ठीक है, रहने दो। तो उन्होंने हर मुद्दे को डिफाइन किया है इसमें, आचरण में, हर मुद्दे को, ठीक है। तो मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? मैं तो उत्तर दे सकता था, सारे उत्तर दे देता, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? परिचय शिविर, इसको एंजॉय करो, 3-4 करो, फिर अध्ययन बिंदु शिविर करिए, एक करिए। अभी 1 से 8 जून है, 1 से 8 जुलाई है, जुलाई। इसके बाद घर में बैठ के तय करिए, इसके बाद तय करिए कि किताब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर मेरे से पूछेंगे, हमारे से पूछेंगे, तो जो भी आप करने वाले हो उसके पहले किताब पढ़ना ज़रूरी है। आप अपने फ्यूचर के प्लान्स करने वाले हो, किताब पढ़ के डिसीजन लो। अगर आप विवाह करने वाले हो, किताब पढ़ो, विवाह करो। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, बच्चे करने वाले हो, किताब पढ़ो, बेबी प्लानिंग करो। अगर आप बच्चों से आगे बढ़ चुके हो तो जो हार्मनी क्रिएट करना शेष है, जो कमियां रह गई हैं, जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, आगे जाके ये परिवार बहुत समस्या में रहेगा ना, जिस तरीके से समाज का स्वरूप बन रहा है। तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन वो करो, क्योंकि हम कम से कम बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बना पाएंगे। जिनके बच्चे 21, 22, 20, 25 के हो गए हैं, उन लोगों के लिए कि वो करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? वो उन बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे कि देखो हमारी तो जैसे तैसे हो गई, आप लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे, आप लोग इस प्रोसेस पे रहो। और आपको क्या जिम्मेदारी बनती है? जो बुजुर्ग हो रहे हैं, 50+ वालों की बात कर रहा हूँ, तो 50+ वालों को क्या करना चाहिए? 50 ईयर्स प्लस वालों को, उन लोगों को संरक्षक बनना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए अगली पीढ़ी को, ठीक है, कि भाई ये हमसे जितना हो पाएगा वो हम तो करेंगे ही, लेकिन अगली पीढ़ी इस प्रोसेस से गुजरे और वो सार्थक ज़िंदगी जिए, ये सब। और 70+ वालों का क्या है?
संरक्षक बनने के साथ साथ, संरक्षक तो बनना ही है, उसके साथ साथ अगर आप इसमें जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं, उनके समर्थन में खड़े हो, करने लायक काम यही है। ऐसे भी बुजुर्ग होने के बाद कुछ ऐसा घर में कोई आपको बहुत सार्थक जिंदगी, क्योंकि कुछ सजाया नहीं ना हमने, बहुत ही बुरा ज़िंदगी है, तो इसमें जो लगे हुए उसमें समर्थन में आग खड़े हो, खूब शिविर करो, अध्ययन शिविर करो, और फिर उसके बाद जनबल का बहुत है ना, इसमें बहुत लोग चाहिए जनबल। एक तो ना मेंटली जो लोग लगे हुए हैं उनको आपका आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है, तो ये जो समर्थन है ये आशीर्वाद के रूप में होगा, तो सबके लिए काम है ना। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, देखो दो, वो मेरे पापा के बड़े भाई हैं और पापा के छोटे भाई हैं, पापा उस हॉल में बैठे होंगे, है ना, सब लगे हुए हैं, मम्मी भी उस हॉल में बैठी होगी। ये लोगों को लगता था हम लोग क्यों करें, 6 साल पहले बोलते थे हमारा तो हो गया, अब तो बस वो अंतिम, अभी पता है ये सिर्फ किताबें पढ़े, सबने किताबें पढ़े 1 बार 2 बार, और अब यकीन मानिए कि हर कोई और 25 30 40 साल जीना चाहता है, क्योंकि अब तो पकड़ में आया, अब तो चलेंगे, अब तो मज़ा आएगा, समझ में आने के बाद मज़ा आता है ना, तो वो और चल रहा है, बहुत गहरा है। यहाँ के बुजुर्ग लोगों का उत्साह देखना, वो अंदर से जीवन बल बड़ा हो गया उनका, बहुत पावरफुल हो गया। तो ये हो गया, पारदर्शी और पारगामी को समझना है, पारदर्शी और पारगामी को समझना है। किसका है ये प्रश्न, कौन पूछा है, कौन सा ग्रुप, आप लोगों का ग्रुप है। देखिए पारदर्शी के लिए क्या बोले हैं कि नागराज जी ने इसके लक्षण, ये जो व्यापक है इसके अनेक लक्षण हैं। तो क्या लक्षण है कि अगर ये व्यापक क्रिया शून्य नहीं रहेगा, जैसे मान लो ये ज़मीन हिलता रहेगा, फिर उस पर मैं भी चलूँगा, तो फिर वो ज़मीन हिलता रहेगा बोलेंगे तो वो कहाँ है, वो किसके ऊपर है, वो प्रश्न आ जाएगा। भाई कोई चीज़ हिल रही है तो वो किसी के ऊपर है ना, किसी पे है। तो इसलिए व्यापक को क्रिया शून्य कहना हम लोगों को भी ठीक लगने लगेगा, आप इसमें ध्यान दोगे तो। ये तो नागराज जी बता रहे हैं कि क्रिया शून्य है, सारी क्रियाओं का आधार है, इसीलिए ऊर्जा स्वरूप है, सारी क्रियाओं का आधार है इसीलिए ऊर्जा स्वरूप है। क्रिया शून्य है, वो क्रियाशील नहीं है, एक बात हो गई। दूसरा लक्षण बताए कि सारी क्रियाएं नियंत्रित हैं। तो नियंत्रित है कैसे, तो ऐसा नहीं हो रहा है ना कि जो सूरज है वो फैल के पूरे सौर मंडल में क्यों नहीं फैल जा रहा है, कौन रोक रहा है उसको, फैल जाना चाहिए। तो आज के विज्ञान के लोग बोलेंगे तो फैला ही हुआ है वो, तो अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो वो धरती इतना बड़ा बनेगा, वो तो पूरी तरीके से फैला हुआ है, केवल हाइड्रोजन है, हीलियम है ना। तो नागराज जी उससे आगे की बात कर रहे हैं कि हर क्रिया अपने निश्चित आचरण के साथ नियंत्रित है, इसका जो आधार है वो व्यापक है। अभी क्यों नियंत्रित है, तो जैसे ये जो बीज है, ये पौधे में जो बीज है, ये इसको मिट्टी हवा पानी धूप मिलेगा तो ये पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ही। तो उसी को नागराज जी बता रहे हैं कि व्यापक के होने मात्र से, व्यापक में होने मात्र से सारी क्रियाएं नियंत्रित भी हैं और अनुषंगीयता को प्रमाणित करती हैं। कौन कौन सी अनुषंगीयता, परिणाम अनुषंगीयता, बीज अनुषंगीयता, ऐसे करके है ना, वंश अनुषंगीयता। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि 2 अंश हो, एक नाभिक में हो और एक बाहर हो, और वो हाइड्रोजन का आचरण न करे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 2 अंश हैं, एक नाभिक है, एक परिवेश में घूम रहा है, तो वो हाइड्रोजन ही होगा, उसके चॉइस नहीं है। समझ में आ रही? इसको बोल रहे हैं कि निश्चित आचरण की वजह से हर इकाई का आचरण निश्चित है, और उसका आधार बता रहे हैं कि व्यापक की वजह से नियंत्रित है। ठीक है, तो अब कैसा नियंत्रण है, तो घिरे हुए हैं बोल रहे हैं, ये जो घिरा हुआ है बोल रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, घिरा हुआ है, डूबा भीगा और घिरा हुआ है, तो इससे घिरा हुआ भी है बोल रहे हैं, इसीलिए नियंत्रित है। तो क्या है, तो नियंत्रित है। तो एक ये और दूसरा ये, इन दोनों के बीच में अगर व्यापक है हम बोल रहे हैं, तो इसको पारदर्शी होना पड़ेगा कि नहीं होगा, पारदर्शी होना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो व्यापक है ये पारदर्शी है, इसके आर पार आप
देख सकते हो, दिखता है, इतना ही बोल रहे हैं। और उसके पारदर्शी होने को बता रहे हैं कि वो पारदर्शी है और घिरा होने की वजह से नियंत्रित है, इस तरीके की बात बता रहे हैं। और ऐसा है बता रहे हैं। उसको अनुषंगीयता के रूप में भी देख सकते हैं कि वो नियम से बंधे हुए हैं और निश्चित आचरण को ही करते हैं। गाय मर जाएगी, घास नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा, मांस, मतलब उल्टा हो गया है ना। तो ये जो है, ये नियंत्रण कहाँ से आ रहा है? ये नियंत्रण आ रहा है ना, तो ये वाली बात है। हाँ, फिर वो मीनाक्षी ने कल जोड़ा था कि क्यों, क्योंकि हम चाशनी, अगर एक रसगुल्ला चाशनी में हो तो वो चाशनी जैसा मीठा होना चाहता है, तो हम किस में डूबे भीगे गिरे हैं? व्यापक में। तो हम व्यापक जैसे पारदर्शी भी होना चाहते हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं, हम संबंधों में पारदर्शिता चाहते हैं। वो ज्ञानावस्था को मानव की पात्रता अनुसार मिला हुआ है। तो ये जो जड़ संसार में पारदर्शी का क्या मतलब हुआ कि आर पार दिखना चाहिए, और ज्ञान अवस्था में आपस में जो पारदर्शी संबंध चाहिए वो मानव को उस रूप में मिला हुआ है, पारदर्शी के रूप में। ऐसा नागराज जी बता रहे हैं, ये समझना है। बढ़िया जोड़े भैया, मैं भूल गया, मतलब मेरे को जोड़ना ही नहीं था वैसे। तो ये पारदर्शी को ऐसे बता रहे हैं कि जड़ संसार के रूप में देखेंगे तो वो पारदर्शी है, और मानव में संबंधों में भी पारदर्शिता वो इसलिए चाहता है क्योंकि वो उसी में डूबा भीगा गिरा है। उसको बोल रहे हैं, ये जो डूबा भीगा गिरा है ना, इसको बोलते हैं गर्भित। गर्भित है बोलते हैं, गर्भ। तो सभी इकाइयाँ व्यापक में गर्भित हैं, और गर्भित होने से ऊर्जित हैं, ऊर्जित होने से क्रियाशील हैं और नियंत्रित हैं। व्यापक की ये महिमा को बता रहे हैं। ठीक हो गया। पारगामी का क्या मतलब है? जो पारगामी मतलब वो जो ऊर्जा ऊर्जित हो रहा है ना, जैसे कि अगर चाशनी अगर अंदर घुस के अंदर के रेशे को अगर टच ना करे तो वो अंदर में सीठा लगेगा, मीठा लगेगा? तो मीठा नहीं लगेगा ना, आर पार होना पड़ेगा। तो ये चाशनी तो चलो अंदर घुस जाता है, लेकिन कई उस जो इकाई है उसके अंदर जाता है क्या? मान लो कि कोई एक कण है, उस कण के अंदर थोड़ी चले जाता है, उस कण के चारों तरफ ही होता है। तो उसको हम लोग पारगामी जैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं। नागराज जी क्या बोल रहे हैं कि उस इकाई के भी आर पार है। मतलब मैं ये यहाँ खड़ा हूँ, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जगह में अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया? खालिस्तान हो गया। तो नागराज जी बोल रहे हैं कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी वहाँ पे व्यापक है, वो स्थान वहाँ पे है ही, मतलब वो मेरे से आर पार हो रहा है, कहीं व्यापक हट नहीं रहा है, क्योंकि व्यापक क्रिया शून्य है। तो जो भी चीज़ है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन के आर पार भी है, मतलब वो खाली स्थान शिफ्ट नहीं कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ ले गया तो यहाँ का खाली स्थान यहाँ नहीं आ रहा है। खाली स्थान कहाँ है? आर पार है। ये खाली स्थान इकाइयों से आर पार है, इसीलिए भिगा रहा है। भिगा रहा है मतलब ऊर्जित कर रहा है, इसी से ऊर्जा संपन्न हो रहा है, ऊर्जित है, इसीलिए भीग रहा है, मतलब पारगामी है। जहाँ मैं हूँ वहाँ भी है, ठीक है, इसलिए पारगामी है। कुछ और ऐड कर रहे हैं? हाँ, एकदम मानव व्यवहार दर्शन में ऐसे लिखा हुआ है कि जहाँ इकाई है वहाँ भी व्यापक है, लेकिन कई ऐसी जगह है, मतलब जहाँ इकाई नहीं है वहाँ भी व्यापक है। क्या स्टेटमेंट है? बढ़िया सा स्टेटमेंट है, सूत्र के रूप में लिखे हैं, यही बात को लिखे हैं, है ना, जो आप बोल रहे हो कि इकाइयाँ तो अनंत है लेकिन हर जगह तो नहीं है। धरती और सूरज के बीच में खाली स्थान है ना, वहाँ पे हर जगह। दीवार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पारगामी है, हर जगह है। क्या बोल रहे हैं? निर्वात वैक्यूम। हाँ, जो प्योर वैक्यूम है उसको ही खाली स्थान बोलेंगे ना, क्योंकि जैसे अभी हमारे बीच में हवा भी है, लेकिन ये व्यापक हर जगह है ना। जब आप प्योर वैक्यूम में जा रहे हो, यहाँ भी है, हमारे आर पार है ना,
तो व्यापक कहाँ नहीं है ऐसा बोलना चाहिए, व्यापक कहाँ नहीं है। आप निर्वात बोलते हो तो केवल निर्वात की ओर चले गए, भाई ये मेरी उंगली है यहाँ पे भी है, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी है, तो ऐसा स्टेटमेंट बनेगा कि व्यापक कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, इसीलिए व्यापक बोले उसको, है ना। वो हो जाएगा। और हमको क्या लगता है, हम खाली स्थान को नहीं देख सकते। असल में हमको खाली स्थान दिखाई देता है तो हमको इकाइयाँ दिखती हैं। पहले हमको खाली स्थान दिखता है, पहले हमको खाली स्थान दिखता है। वो सोम भैया वो प्रयोग कराते हैं, जैसे देखिए आपको पहले खाली स्थान दिखता है कि पहले इकाई दिखती है, अभी अपन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग इसको देख के 1 बोल रहे हो ना, ठीक है। अभी देखना, आप लोग इसको जब 2 बोलोगे तो आप लोग पहले खाली स्थान को देख रहे हो क्योंकि वो चारों ओर से घेर लेगा, फिर आप 2 बोलोगे तो आप 2 बोलने टाइम आपको लगेगा कि आपने इकाई को देखा है, लेकिन आप असल में खाली स्थान की वजह से इसको 2 बोल पाओगे। तो ये अब कितने हो गए, ये तो हम इकाई को देखें कि बीच में खाली स्थान दिख गया। तो हमको हमेशा खाली स्थान दिखता होता है, हमको किसी ने बताया ही नहीं कि खाली स्थान कोई चीज़ है करके। खाली स्थान को तो नहीं है टाइप का बोले ना, जबकि खाली स्थान तो है। तो पहले खाली स्थान ही दिखता है। तो नागराज जी ने कहा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में है ना, सह अस्तित्व स्वरूप में है, स्वरूप में है। सह अस्तित्व मतलब क्या है, व्यापक में संपृक्त, प्रकृति में संपृक्त मतलब डूबी भीगी घिरी, है ना। संपृक्त, संपृक्त का क्या मतलब होता है, डूबा भीगा और घिरा, यही होता है ना। क्यों बोलते हैं डूबा, भीगा क्यों बोलते हैं, मेरा भीगा तो भीगा जैसे भी नहीं दिख रहा, भीगा, ठीक है। भीगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर पार है तो ऊर्जित है, ऊर्जित है, ऊर्जित है। उसकी वजह से क्या है, क्रियाशील है, क्रियाएं करता है ना। भाई मैं डूबा हुआ हूँ, इस कमरे को मान लो व्यापक है, मान लो अभी के लिए, तो मैं डूबा हुआ हूँ, तो मैं डूबा हुआ हूँ, मैं आँख खोलता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ, आपको देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही आपको देखा तो फिर अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ व्यवहार करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, तो क्रियाशील हो गए। तो ये आदमी के लेवल पे क्रियाशील। तो डूबे होने की वजह से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का अवसर बनता है, व्यवस्था दिखाई देती है और व्यवस्था में भागीदारी। मानव जीवन जो है वो देख के करता है, समझ के करता है। बाकी 3 अवस्थाएं बिना करता मतलब वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राकृतिक विधि से करती है। भाई 2 अंश मिलके हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी बना लेते हैं, तो वो पहचानना निर्वाह करना करते ही है, ठीक हो गया। तो व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहअस्तित्व है। और नागराज जी ने कहा है कि बेटा सबसे पहले मानव को सहअस्तित्व ही समझ में आता है, समझ में आता है। सहअस्तित्व क्या है, सहअस्तित्व यही, इसका इसके साथ जो संपृक्तता है, सारी इकाइयाँ डूबी भीगी घिरी हैं। 11 बज गया, चलिए हाँ बताइए बताइए। बात समझने के बाद मैं जस्ट इसके सॉल्यूशन की ओर मैं दिमाग लगा रहा था कि जैसे ही जीवन शरीर के, मान लेते माता के गर्भ में कोई बच्चा है, जीवन उसको उससे इंजेक्ट होने वाला है कह लो, या उसके साथ संपर्क में आने वाला है। एक शरीर होगा, एक शरीर का टुकड़ा होगा, उससे वो अटैच होने वाला है। कोई ऐसी मतलब तरीका पता करें मतलब जस्ट मतलब जिज्ञासा है, कोई ऐसा तरीका पता चले कि उस जीवन को उसी समय ज्ञान का इंजेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि जब वो बाहर आए तो ना नियंत्रित रहे, ठीक व्यवहार करे, यानी ज़्यादा जो जितनी ज्ञान का जो है ना वो सब कुछ ठीक ठाक ही रहे। बाहर आए तो सही मानव की तरह ही बात करे, मतलब गलत काम ना करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मतलब बढ़िया बढ़िया, आप समझ गए। ना अब क्या है, जन्म ले लिया, अब सुधरने की बात करते हैं, ठीक हो जाए, मतलब कुछ ऐसा सोचा जाए कि हम वही उस चीज़ों को ठीक कर दें। जो ये सह अस्तित्व है ना, सह अस्तित्व है ना, मतलब नहीं होता है, सॉल्यूशन है। फिर बेसिकली आप तो वो जो
सहअस्तित्व में जो प्राकृतिक विधि से जो नियंत्रित डिज़ाइन है उसी की बात की है। तो जैसे गाय कुत्ता शेर है वैसे ही आदमी भी हो जाएगा, है ना, मतलब वही बात हो गई ना, प्राकृतिक डिज़ाइन मांग रहे हो आप। तो लेकिन सहअस्तित्व का डिज़ाइन ऐसा है नहीं, क्यों? क्योंकि व्यापक पूर्ण है। तो व्यापक पूर्ण है तो उस पूर्णता को इकाई पाए बिना हो नहीं रहा है। जैसे चाशनी में रसगुल्ला, और अगर वो चाशनी को पूरा नहीं सोख ले तो रसगुल्ले का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। खाओगे और सूखा सूखा लगे तो ड्राई ड्राई। कि सिर्फ जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं या पहले नहीं, लेकिन अंडर 5 इयर्स थी। मतलब मैं चाह रहा हूं जो प्रॉब्लम हम बाद में सॉल्व कर रहे हैं उसको पहले क्यों ना हमको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक बात, बोलो, तुम बोलोगे। क्योंकि ना भैया आप क्या सोच रहे हो, आप देखो एक सीमा में सोच रहे हैं, भैया क्या सोच रहे हैं कि ये पूरे अस्तित्व में कितना बड़ा है गैलेक्सी और कितने सारे हैं। आपको क्या लग रहा है कि केवल हम ही हैं? कितने ही हैं जो कि सफल हैं, कितने ही हैं जो कि अभी बन रहे हैं। इस अस्तित्व में कितने सारे ऐसे होंगे ना। तो आप केवल एक सीमा में सोच रहे हो कि ये सौर मंडल में एक धरती में ये, तो इस धरती में जो हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है ना। और जागृति को जो क्लेम कर रहे हैं कि सभी मानव शिक्षा पूर्वक जागृत हो सकते हैं, ऐसी कितनी धरतियां होंगी? हजारों साल, लाखों साल से वो जागृत होके बढ़िया एडवांस सभ्यता के साथ जी भी रही होंगी। ये भी कल्पना में लाना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि ये व्यापक कितना है, व्यापक कितना बड़ा है, असीम है। और गैलेक्सी कितनी है, मतलब ये अनंत, कितने इकाई अनंत है बोलने में, गैलेक्सी कितनी है, एक गैलेक्सी अनंत है, इकाई तो छोड़ ही दो। और इस गैलेक्सी में 28 अरब सूरज जैसे तारे, उसमें से 6 अरब सूरज जैसे, इसी गैलेक्सी में कितनी सभ्यताएं होंगी आपको क्या पता। तो इसको आप एक सीमा में देखोगे तो लगेगा ऐसा ऐसा हो जाए। असल में प्रकृति का डिज़ाइन है। हाँ, तो इसीलिए है जो बोल रहे हैं ना, ये जो है, इसीलिए जो है बोल रहे हैं ना, उसी को समझना है। ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो फिर तो बहुत कुछ बदल जाएंगे ना फिर आप। इसीलिए ये कल्पना आता है, अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ जोड़ रही हूँ, सभी साथ में ना अपन, जो भैया ने प्रश्न पूछा कि अपने को कुछ करना ना पड़े, वो नेचुरली ये हो जाए, है ना। क्यों पूछे, सोचिए कहाँ से आया होगा ये प्रश्न, क्योंकि ये लग रहा है कि कितना कठिन है ये, है कि नहीं भैया, यही है ना, कितना ज़्यादा कठिन है। हाँ, ठीक बात है। तो इसी बात को जब अपन मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान करेंगे तो इसमें जब हमने बोला था जो क्रियाकलाप वाला जो चार्ट आता है, 4 नंबर वाला बक्सा आता है, उसमें देखे थे ना, स्वयं, परिवार, समाज, ऐसा करके। तो जो समाज की व्यवस्था होगी, जो नागराज जी ने जो डिज़ाइन दिया है शिक्षा और व्यवस्था का, इतना सुंदर डिज़ाइन है। परिचय शिविर में तो हम लोग उसको परिचय की तरह ही रखेंगे, लेकिन जब किताबों की गहराई में जाएंगे तो वो इतना बढ़िया डिज़ाइन है कि गर्भ से ही, इवन गर्भ के पहले ही जो बच्चा है उसको किस तरह से संस्कार का आरोपण होगा। शिक्षा के लिए हमने परिभाषा देखी थी, संस्कार आरोपण प्रक्रिया की शिक्षा संज्ञा है। तो तब से लेके मृत्यु तक के संस्कार की बात इसमें लिखी गई है, वो तो है ही। साथ ही साथ जो समाज का जो व्यवस्था बना रहेगा, अभी हमको भय क्यों आता है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जिसमें हमको दिखने लग गया है अब कि इस शिक्षा से हमको पेट भरने वाला काम तो बहुत आसानी से हो जा रहा है, लेकिन जो संतुष्टि वाली बात है, वो तृप्ति वाली बात है, वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कम से कम हम इतने लोग तो पहुँच गए हैं। तो उसके लिए भी ये जो तीसरा वाला जो हम करेंगे, सामाजिक ढांचा खांचा वाला बात, उसको अपन इसमें देखेंगे। और उसमें फिर ये व्यवस्था कि किस तरह से शिक्षा हो, किस तरह की व्यवस्था हो, ताकि बच्चे जो हैं उनको शुरुआत से ही ये शिक्षा मिले। और जो अपन सोच रहे हैं ना कि कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि वो वहीं पे वो हो जाए, तो जो इन्होंने एक बात रखी कि फिर वो तो जानवर जैसा हो गया। मानव में जो 2 वरदान हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, इसलिए उसमें वो जिज्ञासा है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कितना है, तभी तो वो मानव है ना। तो फिर वो अपने अपने जब समाधान के साथ होंगे, अपने अपने तरीके के साथ होंगे,
तो एक सुंदर सा सब कुछ डिज़ाइन बनेगा। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि आप अलग अलग लोगों का शिविर करो, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वो बात को बताएंगे। तो ये एक मानव का सुंदर एक डिज़ाइन आएगा जब अपन शिक्षा और व्यवस्था को ये तीसरे वाले में कल परसों अपन देखेंगे तब। ठीक है भैया ना, चाय से आते हैं, चलिए।